हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस रिवीजन वीडियो में जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स का रिवीजन। अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में क्या कवर कर लिया, एवरीथिंग अप टू क्लॉज 9 पार्ट 1 शेड्यूल 1, जिसमें इनिशियल फंडामेंटल प्रिंसिपल, इस्बा कोड, नो क्लार, सी एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इनफैक्ट ब्रांच ऑफिस डेजिग्नेशन, और फिर शेड्यूल 1 पार्ट 1 के क्लॉज 1 to 9 जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर अ मेंबर इन प्रैक्टिस की बात करते हैं। क्लॉज 10 से आखिरी तक का पूरा डिस्कशन अपन करेंगे। अभी तक के क्लॉजेस के एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन अपन ने साथ साथ में डिस्कस कर लिया। क्लॉज 10 फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 कहता है कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंटिंजेंट फीस चार्ज करता है तो उसे गिल्टी माना जाएगा, जिसके लिए लिखा गया है इफ ही चार्जेस और ऑफर्स टू चार्ज, यानी अग्रीमेंट भी किया तो भी गिल्टी है। एक्सेप्ट और ऑफर्स टू एक्सेप्ट, वो बोलता है भैया मैंने चार्ज नहीं किया हो तो सामने वालों ने मुझे कंटिंजेंट पैसे दे दिए खुश होके कि बोले जाओ तुमने हमें केस जिताया और पैसे रख लो, तो भी गिल्टी। ऑब्वियसली बात है, हम सिर्फ प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं कंटिंजेंट फीस मैंने कोई मेरी जगह किराए पे दी है वहां पे ले रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? जहां पे मैंने फीस चार्ज करी है विच इज बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और कंटिंजेंट अपॉन फाइंडिंग्स और रिजल्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। बोला एम्प्लॉयमेंट है पर इसका मतलब एंगेजमेंट है। तो दो चीज़ें आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और कंटिंजेंट अपॉन रिजल्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट और फाइंडिंग्स ऑफ सच एंगेजमेंट। तो अगर आपने फीस ऐसी चार्ज करी है जिसमें आपके पास क्लाइंट है और बोला कि यार ये ट्राइब्यूनल में हमारा केस लगा हुआ है इनकम टैक्स का, लड़ लो, अगर जीत गए तो 10 लाख, हार गए तो 1 लाख, तो क्या मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूं? तो ये क्लॉज मना करता है कि भैया आप नहीं कर सकते, करोगे तो गिल्टी माने जाएंगे, लेकिन एक्सेप्ट एज परमिटेड अंडर एनी रेगुलेशंस मेड अंडर दिस एक्ट। और जो रेगुलेशन में एक्सेप्शन दिए गए हैं वो आज की तारीख में बहुत ही ब्रॉड एक्सेप्शंस हो गए। नंबर 1, फी शुड नॉट बी रिगार्डेड एज कंटिंजेंट इफ इट इज फिक्स्ड बाय कोर्ट और अदर पब्लिक अथॉरिटी। तो आरबीआई फिक्स करता है बैंक ऑडिट्स के केस में फीस एडवांसेस पे डिपेंडेंट, क्योंकि वो पब्लिक अथॉरिटी ने फिक्स करी है, इस कारण से वो कंटिंजेंट नहीं मानी जाएगी। तो इनडायरेक्टली ये कहा गया एक और बार कि लॉ विल प्रिवेल ओवर एथिक्स, जो कि बोलने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्टेड है। इसके अलावा आपको रेगुलेशन 192 ध्यान रखनी है, जिसमें कहा गया है कि आप एक रिसीवर लिक्विडेटर बन सकते हो, उसमें आप कंटिंजेंट फीस चार्ज कर सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर नॉर्मली पेड अप कैपिटल, वर्किंग कैपिटल या ऐसे कोई बेसिस पर फीस चार्ज करते हैं जो एक्सेप्टेबल है। डायरेक्ट टैक्सेस के केस में अगर आप परसेंटेज ऑफ वैल्यू असेस्ड पर फीस चार्ज कर रहे हो तो ये एक्सेप्टेबल है और कोई बेसिस नहीं। और कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रिस्क्राइब की गई है जहां पे परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकते हो, जैसे कि कुछ फंड रेजिंग सर्विसेज, डेट रिकवरी सर्विस, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विस। पर एक इतना बड़ा एक्सेप्शन आया है कि दोस्तों ये सारे एक्सेप्शन को खा गया। मतलब क्या था भैया, हमारे घर में एक बिल्ली रहती थी, छोटी सी बिल्ली थी, प्यारी सी, पर उसको घूमने जाना रहता था तो वो जा नहीं पाती थी। तो हमने घर में क्या किया है, क्योंकि घर हमारा एकदम महल जैसा था, चारों तरफ दीवालों से पैक्ड, तो इसलिए हमने एक छोटा सा होल बना दिया दीवार में। वो बिल्ली उस छोटे से होल से बाहर चली जाती थी, घूम फिर के वापस आ जाती थी। फिर घर में एक बड़ी बिल्ली आ गई, वो उस होल से नहीं जा पाती थी, तो हमने बड़ा होल बना दिया। अब वो छोटा होल अभी भी है, लेकिन बड़ा होल बन जाने के बाद से बड़ी और छोटी बिल्ली दोनों उसी होल से निकल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो छोटे होल का रेलेवेंस नहीं बचा। सेम इसी तरह से पहले ये एक्सेप्शंस आए थे, लेकिन ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन आने के बाद ये जो बड़ा एक्सेप्शन आ गया, इनने इन सारे एग्जिस्टिंग एक्सेप्शंस को ओवर पावर कर दिया। और इस कारण से आज मेजॉरिटी सर्विसेज अब आप कंटिंजेंट फीस पर दे सकते हो इस एक्सेप्शन के कारण, जो क्या कहता है, कोई भी सर्विस या ऑडिट एज में बी डिसाइडेड बाय काउंसिल, जिसमें काउंसिल ने बोला है कि अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक्ट कर रहे हो तो परसेंटेज पे फीस चार्ज करो, वो चलेगा। सबसे बड़ा एक्सेप्शन, ये जो बड़ा छेद अपन ने दीवार में किया है, ये वो है, अगर आप नॉन ऑडिट क्लाइंट को, यानी मैं किसी का ऑडिट नहीं कर रहा हूं, और उसे नॉन अश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हो, कोई भी ऐसी सर्विस जिसमें किसी प्रकार का ओपिनियन, आश्वासन नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप कंटिंजेंट बेसिस पे फीस चार्ज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो यानी कि आज मुझे बोला जाए कि आप मेरे लिए केस लड़ दीजिए इनकम टैक्स का, और अगर जीत गए तो 10 लाख फीस है, नहीं तो 0, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मुझे बोला गया है कि यार लोन लेना है मुझे, अगर लोन सैंक्शन हो गया तो फीस 5 लाख है, नहीं तो 0, मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता हूँ।
प्रोवाइडेड ये काम कौन सा है, सॉरी ये काम किसने दिया है, उसने जिसका मैं ऑडिट नहीं कर रहा। ये दोनों एग्जाम्पल में आप किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दे रहे हो, इसलिए ये अलाउड है, क्योंकि नॉन ऑडिट क्लाइंट है, नॉन अश्योरेंस सर्विस है। ऑडिट क्लाइंट आपसे कोई दूसरा अश्योरेंस ले रहा है, कंपनी ऑडिट कर रहा हूं, टैक्स ऑडिट ले रहे हो, उसमें कंटिजेंट फीस है, ये नहीं चलेगा अनलेस कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइडेड हो, पता लगे। नॉन ऑडिट क्लाइंट है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, पर उसने मुझे बोला कि अपने इंटरनल कंट्रोल पे अश्योरेंस दे दो, और अगर अच्छा अश्योरेंस दोगे तो इतनी फीस दूंगा, तो वो नहीं चलेगा। इंडिपेंडेंस अफेक्ट करने वाली बात है। देन कमिंग ऑन टू क्लॉज 11, एंगेजेस इन एनी अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन। ये कह रहा है इफ यू एंगेज इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अनलेस परमिटेड बाय द काउंसिल सो टू एंगेज। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया है जो कि डायरेक्टर का है, अपन बाद में डिस्कस करेंगे इसको। कौन से डायरेक्टर का, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसे एनईडी कहते हैं या डायरेक्टर सिंप्लिसिटर भी कहते हैं। यानी ये पार्ट टाइम डायरेक्टर है, ना कि होल टाइम फुल टाइम डायरेक्टर, वो अपन बाद में देखते हैं। सिंपल सा नियम है कि अगर आप कोई बिजनेस और ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो रहे हो जबकि आप सीएन प्रैक्टिस हो, तो आप किस पे ध्यान दोगे, एक साथ दो नहीं चलाना। वी बिलीव इन वन एट ए टाइम, नहीं ओनली वन। तो अगर आप सीएन प्रैक्टिस हो तो आप सिर्फ सीएन प्रैक्टिस करो, दोस्त, दूसरे धंधे मत करो। दूसरे धंधे करने में, ऑक्यूपेशन लेने में दिक्कत है। यानी आप हॉबी परस्यू कर रहे हो कि सुबह आप पल्ले बनाते हो दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब इसी की जगह आप मिस्टर इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, प्रोफेशनल वेट लिफ्टर बन गए, तो उस केस में परमिशन लेना पड़ेगा। तेरा तेरा तेरा, अगर आप गाना गाते हैं, बाथरूम सिंगर, नो प्रॉब्लम। बट आप प्लेबैक सिंगर बन रहे हो और आप टी सीरीज और ऐसे कई सारे एल्बम्स के साथ अग्रीमेंट्स करते हैं और उनके लिए प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, देन दिस इज अ बिजनेस और ऑक्यूपेशन। तो अगर आप रोज सुबह मंदिर जाते हैं, 2 घंटे सेवा करते हैं भगवान की, कोई दिक्कत नहीं। पर आप वहां पे पंडित बन जाते हैं, भले ही नॉट फॉर एनी कॉम्पनसेशन, तो परमिशन लेना पड़ेगा। तो सर ऐसे तो फिर अगर एक सीए बनने के बाद मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ और आईएम में मेरा सिलेक्शन हो गया, आईएम अहमदाबाद में, वहाँ जहाँ के रहूँगा और पढ़ाई करूँगा और एग्जाम दूंगा, तो क्या परमिशन लेना पड़ेगी? वेरी गुड। ये फुल टाइम ऑक्यूपेशन हो गया, भले ही बिजनेस नहीं है, तो परमिशन लेना चाहिए। तो आईसीआई ने कहा है कि भैया कुछ चीज़ों की परमिशन हम आपको जनरली दे देंगे, चिंता मत करो। तो याद रखिएगा दोस्तों, रेगुलेशन 190A, a chartered accountant practice not to engage in any other business or occupation other than profession of chartered accountant except with permission granted in accordance with council। तो काउंसिल ने परमिशन दी है तो आप ये सब काम कर सकते हो। तो 190A में क्या परमिशन दी गई है? तो अपेंडिक्स 9 टू सीए रेगुलेशन रेफर्ड इन 190A के अंतर्गत ये रेजोल्यूशन दिए गए हैं। जनरल रेजोल्यूशन का मतलब है जनरल परमिशन, यानी कि यहां पर आपको परमिशन दी गई है। देयर इज नो नीड टू आस्क आईसीआई, जनरली परमिटेड है, जिसमें एक परमिशन है कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी एग्जाम दे सकते हो। So what you can do is you can engage yourself in taking up any particular, attending any classes or appearing for any exams। तो IIM से MBA करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लिस्ट में क्या क्या है? सबसे पहले बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप एक सीए फॉर्म के यहाँ पे, प्रैक्टिसिंग सीए के यहाँ पर जॉब कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट ट्यूशन, यानी आप किसी कॉलेज में जाके जॉब नहीं कर रहे हो, खुद के नाम से पढ़ा रहे हो, या कोई प्राइवेट कॉलेज या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में विजिटिंग फैकल्टी के बेसिस पे जा रहे हो, नॉन एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछने की ज़रूरत नहीं है, नेक काम है, पढ़ाना पढ़ाओ। किताब लिखना चाहते हो लिखो, आर्टिकल छापना चाहते हो छापो। कोई कमीशन, रिन्यूअल कमीशन के लिए एजेंसी होल्ड करके बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने बताया था आपको पहले। नई पॉलिसी नहीं बेच सकते। MP MLA ऐसी कोई पब्लिक इलेक्टिव ऑफिस आप होल्ड करते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब राज्यसभा में आप टेक्निकली पब्लिक इलेक्टिव ऑफिसर नहीं हो, तो हो सकता है कि अपन कह दें वहाँ पे कि वो इसमें नहीं आएगा, स्पेशल परमिशन लगेगी। ऑनररी ऑफिस इन चैरिटेबल, एजुकेशनल और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंदौर में एक स्पोर्ट्स क्लब है जहाँ पे मुझे ऑनररी मेंबर अपॉइंट किया गया है, इलेक्शन हुए थे और वो मैं जीता और तब जाके अपॉइंट हुआ है, पर उसमें मैं कोई पैसे नहीं ले रहा, और क्योंकि वो अपने आप में एक नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल परमिशन है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो रोटरी, रोटरैक के प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, आप बन सकते हो। नोटरी पब्लिक, जस्टिस ऑफ पीस, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसा कुछ बनना है अगर आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली आप पार्ट टाइम ट्यूटरशिप कोचिंग इंस्टीट्यूट, आईसीआई की कोचिंग में पार्ट टाइम ट्यूटरशिप दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं।
इसी तरह से आप पेपर सेटर बन गए, ग्रेड एग्जामिनेटर, मॉडरेटर, पेपर में होते हैं ना ऐसे ताकते रहते बच्चों को जो पेपर देते, तो वो सब काम कर सकते हो सीए की एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में। और प्रोफेशनल जर्नल के एडिटर बन सकते हो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंपनी ऑडिट जर्नल का एडिटर मैं बन गया हूँ, चलेगा। सीए स्टूडेंट की जर्नल का एडिटर बन गया हूँ, चलेगा। एक जर्नल है जो सीए सीएमए के लिए बनाई गई है, उसका एडिटर बन गया हूँ, चलेगा। ऐसा प्रोफेशनल जर्नल है। पर मैंने बोला स्टॉक मार्केट की एक जर्नल है, वो जर्नल नहीं है, मैगजीन है। पर क्वेश्चन में जर्नल बोला है तो जर्नल नहीं बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जनरल यूजर्स के लिए। जर्नल इज मेंट फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशंस, could not be just necessarily CA but it could be related also। प्रोफेशनल कोई भी जर्नल के आप एडिटर बनोगे, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, भले ही पैसा मिल रहा है। पैसा मिले तो बुक्स आर्टिकल पैसे के लिए लिख रहे, चलेगा। हाँ, ऑनररी मेंबरशिप मतलब बिना पैसे की, वो सिर्फ चैरिटेबल अदर नॉन कमर्शियल इंस्टीट्यूट में अगर आप अपॉइंट हो रहे हो, उसमें ऑनररी रिक्वायरमेंट है, हर जगह नहीं है। यहाँ पैसा भी मिल रहा है तो भी चलेगा। इंश्योरेंस कंपनी में सर्वेयर लॉस असेसर बन सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में रिकवरी कंसल्टेंट बन सकते हो। हालांकि ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस में भी दिया है, यहाँ भी दिया है, एक जगह से हट जाना चाहिए। और खेती बाड़ी कर सकते हो खुद या किराए के, यानी एज एन लेबरर्स रख के, कोई दिक्कत नहीं है। बस आर्टिकल को बैल मत बना देना। तो मस्त तुम लोग खेती बाड़ी भी कर सकते हो दोस्तों, एग्रीकल्चरल लैंड ओवर कर सकते हो, एक्टिविटी कर सकते हो। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नाउ यू कैन ट्रेड इन डेरिवेटिव्स। एक सीएन प्रैक्टिस अगर चाहे तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकता है, लेकिन सिर्फ इक्विटी और करेंसी की। तो कमोडिटी डेरिवेटिव आज भी परमिटेड नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कृपा करके ध्यान रखना, करेंसी डेरिवेटिव है, चलेगा। अगर एक चार्टेड अकाउंटेंट इक्विटी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर रहा है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में पैसे उड़ा रहा है, चलेगा। करेंसी कमोडिटी अलाउड, नो। करेंसी इक्विटी अलाउड, कमोडिटी नॉट अलाउड। याद रखना क्वेश्चन में क्या पूछा, क्योंकि इसे भी बिजनेस ऑक्यूपेशन माना गया है, तो इसके लिए बोला गया। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बिजनेस ऑक्यूपेशन नहीं है। मेरे पास प्रॉपर्टी है किराए पे थी, बिजनेस ऑक्यूपेशन नहीं है, क्योंकि मैं उसमें कोई ऑक्यूपाइड थोड़ा ना हूँ। ठीक है, चल गया काम, जा रहा था। बट यहाँ पे इसे ट्रेडिंग माना गया है। चलिए, तो ये हो गई, इसमें जनरल परमिशन है। अब स्पेसिफिक रिजोल्यूशन का मतलब है कि अगर आपको ये काम करने हैं तो आईसीआई की पहले परमिशन लेना है, यानी काम शुरू करके भी नहीं, पहले। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपने इनमें से कोई भी काम किया है और लिखा नहीं है कि आपने परमिशन स्पेसिफिकली ली है, तो आप अज्यूम कर लेना परमिशन नहीं ली और गिल्टी होल्ड कर देना। सबसे पहले, अगर आप कोई भी जगह जॉब करना चाहते हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम, एक तो आईसीआई की क्वेश्चन में पार्ट टाइम ट्यूटरशिप अलाउड है, उसे छोड़ दो। एक सीए फॉर्म के यहाँ पर अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो भी जनरल परमिशन में अलाउड है, वो छोड़ दो। इसके अलावा कहीं भी पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब आपको करना है तो आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगी। इसमें यह ध्यान रखना कि जिस जगह जॉब कर रहे हो, अगर वो बिजनेस है तो उसमें तुम्हारा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वाली जगह पे जॉब करोगे, यानी कि अनंत अंबानी रिलायंस में जॉब करेगा तो पूरा ध्यान वहीं देने वाला है, इसलिए आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो बिजनेस कंसर्न है और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब की परमिशन मांगने मत आना, मना ही करने वाले हैं। पर नॉन बिजनेस कंसर्न है, वन तारा टाइप की कोई जगह है जिसमें हम क्या काम कर रहे हैं, नॉन कमर्शियल, चैरिटेबल, तो भले ही आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, अपने कार्य में जोड़ रहे हो, तो पार्ट टाइम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको परमिशन लेना होगी, भले ही आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। पर यह मत समझना कि नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब करने के लिए परमिशन नहीं लगती है। हाँ, अगर आप ऑनररी मेंबरशिप होल्ड कर रहे हो बिना पैसे के लिए, तो फिर जनरल परमिशन है नॉन कमर्शियल एंटिटी में। नेक्स्ट, ये डायरेक्टर वाला खेल है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन है, इसके ऊपर अपन अलग से डिस्कस करते हैं। कोई भी फैमिली बिजनेस कंसर्न, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट आउट ऑफ योर रिलेशनशिप आ रहा है, मतलब आप बाय बर्थ उसमें मेंबर बन गए, जैसे एचयूएफ, या किसी की डेथ हुई तो एज ए एनएलआर आप उसके पार्टनर बन गए, तो इसे फैमिली बिजनेस कंसर्न करते हैं, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा फैमिली रिलेशनशिप के कारण आपकी वो पोजीशन बैठी है। तो कोई फैमिली बिजनेस कंसर्न में अगर आपको इंटरेस्ट लेना है, इवन अगर आपकी बिजनेस की या फैमिली की एचयूएफ है जिसमें आप मेंबर बन रहे हो और उसमें बिजनेस हो रहा है, वैसे बिजनेस नहीं हो रहा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस हो रहा है, तो भी आपको आईसीआई से स्पेशल परमिशन लेना होगी। और आईसीआई ने साफ साफ बोल दिया है कि हम परमिशन आपको तभी देंगे जब आप इसके मैनेजमेंट में कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हो। अगर आप इसके मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हो तो फिर हम आपको परमिशन नहीं देंगे, आना भी मत। यानी अगर आप एचयूएफ के करता हो जिसमें बिजनेस हो रहा है, तो आईसीआई कभी परमिशन नहीं देने वाला, क्योंकि करता एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा और एचयूएफ में बिजनेस हो रहा है तो आपको परमिशन ही नहीं मिलनी है। तो सीओपी छोड़ दो, या वो कर लो या ये कर लो, डिसाइड कर लो कौन पसंद है तुम्हें।
कोई कोचिंग कॉलेज स्कूल में अगर आपको ओनरशिप इंटरेस्ट लेना है, नॉर्मली शेयर खरीदने में हमें कोई परमिशन या लेने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप ओनर बन रहे हो किसके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, तो परमिशन स्पेशल लगेगी। सिमिलरली कोई कॉलेज में या पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब कहीं पे किसी कोचिंग में आप ले रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग, लेक्चररशिप, यहाँ पे क्या है, पार्ट टाइम और फुल टाइम यानी है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में। अगर आप प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हो विजिटिंग फैकल्टी बन के तो कोई परमिशन नहीं लेना है, एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे तो परमिशन लेना पड़ेगी, वेदर इट इज रिलेटिंग टू ICI कोचिंग और अदर देन ICI। ICI में पार्ट टाइम परमिटेड है, यानी CA रिलेटेड कोर्स है या अदर है। प्रोफेशनल जर्नल के अलावा कोई जर्नल की एडिटरशिप बनना है तो स्पेशल परमिशन है। इसके अलावा जो चीज़ें कहीं भी नहीं दी गई है उन सब में मान लेना कि आपको स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पास कराना है, यानी स्पेशल परमिशन लेनी। तब एक डायरेक्टर वाला बचता है हमारा। डायरेक्टर की क्या कहानी है, आइए वो देखते हैं अपन। अब ये देखिए, ये अपन क्लास में जो बना के यूज़ करते हैं उसके ऊपर है। एजुकेशन वाला हो गया, उसकी समरी चाहिए तो एक बार ले लो। समरी क्या कह रही है, अगर आपको एजुकेशन रिलेटेड कहीं जॉब करनी है, ICI की पार्ट टाइम कर रहे हो तो जनरल परमिशन है, बाकी सब जगह स्पेशल। प्राइवेट ट्यूशन, विजिटिंग फैकल्टी, खुद कॉलेज कोचिंग, सब जगह जनरल परमिशन है, एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। इन सब के बाद में अगर आपको इंटरेस्ट लेना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, सब एजुकेशन रिलेटेड है तो स्पेशल परमिशन है। ऑनररी पोजीशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बिना रेम्यूनरेशन के लिए ले रहे हो, जिसमें चैरिटेबल नॉन सब कुछ आएगा। अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी के डायरेक्टर भी बन रहे हो जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वो भी एक ऑनररी पोजीशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर जनरल परमिशन है। फाइनली अगर आप बुक आर्टिकल लिखना चाहते हो रिलेटिंग टू एजुकेशन है, जनरल परमिशन है। पेपर सेटर बनना चाहते हो, जनरल एग्जाम वगैरह देना है, जनरल है। तो ये आपकी समरी आ गई एजुकेशन रिलेटेड जितनी भी है, ये एक पेज में कवर हो जाएगा। अगर ये चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे बताना, शेयर कर दूंगा। जॉब या कमेंट्स में लिख देना। जॉब डायरेक्टरशिप, जॉब डायरेक्टरशिप का मतलब क्या है, तो देखो अभी अपन ने जॉब तो पढ़ लिया, डायरेक्टरशिप बाकी है। जॉब में क्या डिस्कस किया है, अगर आप पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब कर रहे हो, CA फर्म के अंदर जनरल परमिशन है। बिजनेस एंटिटी के अंतर्गत अगर आप कर रहे हो और आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो देंगे ही नहीं, नहीं है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट तो स्पेशल परमिशन है। नॉन बिजनेस एंटिटी में स्पेशल परमिशन है, भले ही आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो या नहीं हो। हाँ, आगे अपन ने कहीं पहले पढ़ा था कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब एज ए सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी कर रहे हैं तो रेगुलेशन 191 पार्ट टाइम बेसिस पे परमिट करती है। फुल टाइम बेसिस पे आप एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, वो लिक्विडेटर आर्बिट्रेटर वाला, वो अभी अपन देखते हैं। ये बाकी एक बार पहले आया था, अभी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपन डायरेक्टरशिप पे, जिसके लिए मैंने ये पेज आपके लिए खोला है। सर ये सेक्रेटरी वाला नहीं समझ में आया, अभी आ जाएगा। डायरेक्टरशिप में अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन रहे हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी जो रोज ऑफिस नहीं जाता है, जो बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए आता है, रोज रोज के काम नहीं देखता है, मीटिंग में वोट डालता है। हो सकता है इसका कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो, शेयर होल्डिंग हो, नहीं भी हो, यानी इंडिपेंडेंट हो सकता है, नॉन इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ICI बोलता है कोई CA को किसी भी कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाने में कोई बंदिश नहीं है, बस जिसमें वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कृपा करके वो उसका ऑडिट ना करे, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाएगी। इनफैक्ट ऐसा भी बोला गया है कि अगर आप होल्डिंग कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो उसकी सब्सिडरी का भी ऑडिट मत करना। बस इतनी सी बात है जो हमें आपके साथ कहनी है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल परमिशन है, एक्सेप्ट वन केस विच इज इफ यू आर इंटरेस्टेड एज एन ऑडिटर इन दैट कंपनी, या अब उसकी होल्डिंग में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो सब्सिडरी का आप उसका कृपा करके ऑडिट मत करना। ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंट हो, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरल परमिशन है क्या इसकी, नहीं, ये एक्सेप्शन में कवर्ड है, यानी क्लॉज में ही लिखा हुआ है कि आप ये बन सकते हो। तो इसके लिए आपको फॉर रेगुलेशन 190A या अपेंडिक्स 9 भी नहीं करना है, सिर्फ लिखना है एज पर क्लॉज 11 पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1। पर सर मुझे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है, यानी कि होल टाइम डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है। तो मेरे भाई सुन, सबसे पहली बात CA प्रैक्टिस ये बनेगा तो स्पेशल परमिशन तो लगेगी, उसमें भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हुआ तो नहीं मिलने वाली। तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है देन इन दैट पर्टिकुलर केस सॉरी भाई नहीं मिलेगी। हाँ, अगर वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और आप ऑनररी मेंबरशिप ले रहे हो तो जनरल परमिशन है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और आप वहाँ पर बिजनेस कंसर्न में पेड वाली ले रहे हो तो स्पेशल परमिशन है। क्यों? क्योंकि नॉन बिजनेस कंसर्न में अपन ने पढ़ा था सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मैटर नहीं होता। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन रहे हो, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट अगर आपका है या नहीं है ये मैटर करेगा, नहीं है हर केस में स्पेशल परमिशन है, कृपा करके आप मांगना ही मत, हम आपको परमिशन ही नहीं देंगे।
पर इस रूल के 2 एक्सेप्शन है। अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी के अंतर्गत नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनोगे, मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर बनोगे, तो परमिशन मांग सकते हो, दे सकते हैं, भले ही आप पेमेंट ले रहे हो। इसके अलावा एक कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन सकते हो, पर वो सीए की ही कंपनी होती है जो आईसीआई के पास रजिस्टर्ड होती है। वो अपन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस में काउंसिल जनरल गाइडलाइन चैप्टर नंबर 17 में डिस्कस करेंगे। ये डायरेक्टरशिप का खेल है। ये पूरा आपका डिस्कशन कंप्लीट होता है। डायरेक्टर सिंपलीसिटर को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माना जाता है। प्रमोटर डायरेक्टर से फर्क नहीं पड़ता है कि आप प्रमोटर हो, कि आप एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव ही है। तो प्रमोटर डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉट इंटरेस्टेड एज ऑडिटर है, वो या उसका पार्टनर, तो बिंदास आप उसमें डायरेक्टरशिप होल्ड कर लो, परमिशन की भी जरूरत नहीं है। तो क्लॉज क्या कहता है, प्रोवाइडेड नथिंग विल डिसएंटाइटल अ सीए बीइंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी not being managing or whole-time director unless he or any of his partner is interested in such company as an auditor। तो आप एज एन ऑडिटर इंटरेस्टेड हो तो दिक्कत है। इसके अलावा रेगुलेशन 191 में ये सारी चीजें आपको बोला गया है कि आप कर सकते हो। अब ये ग्रीन फॉन्ट में जो जो लिखा है इसका मतलब क्या है, ये क्लॉज 11 में भी है और सेक्शन 22 में भी है। 22 में बोला है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस में ये सब दे सकते हो, और यहाँ पर बोला गया है कि ये सब ऑक्यूपेशन में अगर आप एंगेज होगे तो जनरल परमिशन है। यानी ये करने से आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस भी हो, और आपको लगता है नहीं यार मैं इसको करके प्रैक्टिस में कैसे हूं, तो आप एक और चीज क्लैरिफाई कर लो, आईसीआई की तरफ से ये सब करना परमिटेड है। क्या, लिक्विडेटर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, एडवाइजर फॉर कॉस्टिंग, फाइनेंशियल और टैक्सेशन मैटर। अब जो एक पॉइंट मैंने बोला था आपको समझ नहीं आया तब समझ लो, यू कैन टेक अप अपॉइंटमेंट विद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी कोर्ट ऑफ लॉ और एनी लीगल अथॉरिटी, और यू कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सेक्रेटरी इन योर प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो इन लोगों के लिए आप सेक्रेटरी का काम भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप फुल टाइम जॉब पे नहीं हो, पार्ट टाइम जॉब पे करोगे तो भी आईसीआई को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक जगह हो गई जहां पे आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो, इसलिए वो चार्ट में पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में इसको लिखा हुआ था। यहाँ पे कई जगह सब्सटैंशियल इंटरेस्ट शब्द यूज हुआ। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर वो कंपनी है तो आपके पास उसके शेयर्स 20% या उससे ज्यादा है, वोटिंग पावर वाले आपके पास, यानी आप या आपके रिलेटिव्स या ऐसी कोई कंसर्न जिसमें आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। तो सीए का लेट्स से एक कंपनी एक्स में 20% होल्डिंग है और उसका कंपनी वाई में 20% होल्डिंग है, तो माना जाएगा सीए का दोनों में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सीए की वाइफ का एक कंपनी में 20% होल्डिंग है, तो माना जाएगा सीए का इसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सीए का एक कंपनी में 15% है, उसकी वाइफ का उस कंपनी में 7% है, दोनों का मिला के 22% है, माना जाएगा सीए का इसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। खुद अपने रिलेटिव्स या कोई ऐसी कंपनी जहां पे या फर्म जिसमें आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, इनमें से किसी के द्वारा भी अगर आपका किसी एंटिटी में 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर है, और अगर उस कंपनी में कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है, तो प्रॉफिट शेयर ले लेंगे, तो माना जाएगा आपको उसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। यहाँ पे रिलेटिव का मतलब क्या है, तो बोला गया इट मीन्स हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट। तो सीए के केस में उसकी वाइफ हो गई, उसका भाई और बहन हो गई, और लीनियन असेंडेंट्स और डिसेंडेंट, फादर मदर, फादर के फादर मदर, दादा दादी आएंगे, नाना नानी नहीं, लड़का लड़की, लड़के के लड़के लड़कियां, ऐसा। तो ये सब रिलेटिव की परिभाषा में आते हैं। इसके अलावा प्रमोटर, डायरेक्टर, डायरेक्टर सिंप्लिसिटर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एचयूएफ, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली। आईसीआई ने बोला है कि हमने कई जगह आपको टीचिंग से रिलेटेड परमिशन दी है, कुछ जगह जनरल परमिशन, प्राइवेट ट्यूटरशिप, पार्ट टाइम कोचिंग इन आईसीआई, कुछ जगह स्पेशल परमिशन लाइक पार्ट टाइम, फुल टाइम लेक्चररशिप इन अ कॉलेज कोचिंग। टोटल कोचिंग आवर्स आपके 25 आवर्स से ज्यादा इन अ वीक नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट टीचिंग आवर्स यानी नोट्स बनाने के आवर्स काउंट नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, 25 घंटे से ज्यादा एक हफ्ते में पढ़ा दिया तो आपकी प्रैक्टिस सीओपी पार्ट टाइम सीओपी मानी जाएगी। तो ये तो रिकॉल है, जो अपन ने पढ़ लिया ये उसी की बात कर रहे हैं। यहां क्या बोला, अगर आपके डायरेक्ट टीचिंग आवर 25 से ज्यादा हो गए तो आपको पार्ट टाइम प्रैक्टिस में माना जाएगा। पार्ट टाइम प्रैक्टिस में आप आर्टिकल नहीं रख सकते और कोई भी अटेस्टेशन काम नहीं कर सकते, यानी लॉ में जहां आपको साइनिंग पावर दिया हुआ है उस तरह के काम नहीं कर सकते। बाकी सारे काम कर लो जो एक जीएन प्रैक्टिस
एक आदमी सीए नहीं है तो भी कर सकता है, वो वाले सारे काम आप भी कर लो। बाकी जो सिर्फ सीएन प्रैक्टिस कर सकता है स्टैट्यूटरली, उसके पास रिकग्नाइज्ड है वो चीज़, वो सब बंद आपकी। तो फिर सर मतलब ही क्या हो, बस ऐसा ही है, वो कर लो या ये कर लो, ऐसी बात है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्लॉज 11 होता है, बहुत बड़ा है, अपन ने क्विकली इसको रिकैप किया है, नॉट दैट। क्लॉज 12 साइनिंग के ऊपर है, जो कहता है कि आप किसके थ्रू साइन करवा सकते हो। तो देखो, आपको साइन करना है तो आप अपने पार्टनर से करवा लो जो सीएन प्रैक्टिस है। तो गिल्टी कब माना जाएगा, जब आप किससे साइन कराओगे, इफ यू अलाउ अ पर्सन हु इज नॉट अ सीए, तो आप गिल्टी हो, और वो सीए पर आपका पार्टनर नहीं है तो भी आप गिल्टी हो। तो गिल्टी दो केस में हो, नॉन सीए से कराने पे, फिर भले ही वो आपका पार्टनर है, कंपनी सेक्रेटरी, या जो सीए पर आपका पार्टनर नहीं है उससे कराने से, यानी एक फ्रेंड चेन प्रैक्टिस है उससे। ऑब्वियसली बात है, सीए और आपका पार्टनर है तो चेन प्रैक्टिस ही होगा। कब गिल्टी माना जाएगा, इफ यू साइन on his behalf or behalf of his firm any balance sheet, P&L account reports or financial statement। गिल्टी किसे मान रहे हैं, जो साइन कर रहा है वो, या जिसने अलाउ किया वो। तो अभी हम बात कर रहे हैं जिसने अलाउ किया उसकी। दूसरे को भी गिल्टी माना जाएगा क्या, यस, वो प्रोबेबली अदर मिसकंडक्ट में कवर हो जाएगा। हालांकि एक सेक्शन 26 भी है जो इस बारे में बात करता है। वो क्या कहता है, नो पर्सन अदर देन मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट विल साइन एनी डॉक्यूमेंट ऑफ बिहाफ ऑफ सीए इन फर्म और अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। रिपोर्ट में क्या आएगा, तो कोई भी ऐसी चीज जो थर्ड पार्टी के पास जा रही है उसे रिपोर्ट मानते हैं। तो अगर मैं सिर्फ कंपनी के मैनेजमेंट के लिए इंटरनल ऑडिट करके साइन करके उसे दे रहा हूं तो ये शायद उसके लिए रेलेवेंट नहीं है, पर अगर वो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट सेबी में आरबीआई के पास भी जानी है तो फिर ये क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। रिपोर्ट could be the whole audit report or a part of the financial statement being audited or the financial statement or a cash flow statement, कुछ भी, पूरा कंप्लीट एक स्पेसिफिक पार्ट। पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव तरह के काम, जैसे कि ऑडिट क्वेरीज की रिपोर्ट साइन करना, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेना देना, कम्युनिकेशन करना, क्वेरी लिस्ट देना, कैश वेरीफाई करने गए तो कैश मेमो पे, कैश बुक पे साइन कर देना, स्टॉक वेरीफाई किया तो साइन कर देना, फाउंड करेक्ट, जो कि कोई थर्ड पार्टी के पास प्रेजेंट नहीं होगा, उसके बेसिस पे कोई बैंक के पास हमारा क्लाइंट नहीं चले जाएगा कि देखो आर्टिकल ने चेक कर दिया ये इसकी साइन है। बैंक भी बोलेगी भैया सीए की रिपोर्ट चाहिए, ऐसे काम नहीं होगा। तो वो सब के ऊपर ये नियम नहीं लगेंगे। ध्यान रखना, साइन आप किसी और से जहां करा सकते हो वहां पे जिम्मेदारी तो सीए की है। हम ऐसा नहीं बोल रहे साइन आपकी नहीं है तो जिम्मेदारी आपकी नहीं है, तो हम बोल रहे हैं रिपोर्ट पे साइन सीए की होना चाहिए और किसी की नहीं। जब भी रिपोर्ट साइन करो तो ये रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों कि साइन करते समय आपको अपने लेटर हेड पे रिपोर्ट बनानी है और अपना नाम डिस्क्लोज करना है, अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो। नहीं है तो आप फर्म के नाम पे भी साइन करोगे, नीचे पार्टनर लिख के तो चलेगा, बिना खुद का नाम दिए हुए। पर ऐसे 700 में साफ साफ बोला हुआ है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम, मेंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका नाम, ये सब देना जरूरी है। प्लस यूडिन भी देना होता है जब भी आप साइन करते हो। इसके साथ आपका शेड्यूल 1 पार्ट 1 के 12 क्लॉज, सबसे लेंदी आपका पार्ट कंप्लीट हो जाता है। पहला और आखिरी क्या था, पहला रिप्रेजेंट करने का राइट दिया, आखिरी में साइनिंग का, फर्स्ट और 12th। 2 3 4 पेज एक्सेप्ट्स पार्टनर्स, 5 6 7 सिक्योर्स प्रोफेशनल वर्क, सॉलिसिट्स क्लाइंट, एडवर्टाइजर्स प्रोफेशनल अटेनमेंट। काम आ गया तो लपकना नहीं। 8 और 9 एनओसी और सेक्शन 139(40) का कंप्लायंस। 10 कंटिजेंट फीस नहीं, काम आ गया तो पैसे लेना है तो पैसे कंटिजेंट नहीं। और 11 बहुत काम आ गया, पैसे भी बहुत आ रहे हैं तो दूसरे काम करने की इच्छा हो रही है तो नहीं, अदर ऑक्यूपेशन 11, ऐसे याद रख लेंगे। फर्स्ट शेड्यूल का अगर आप सेकेंड पार्ट पे जाएंगे तो ये किसके ऊपर बनाया गया है, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मेंबर इन सर्विस का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इसका क्लॉज 1 इज सिमिलर टू क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1। pays allows or agree to pay or allow any share in emoluments of the employment undertaken by him to any person। यहां पे वो 8 एक्सेप्शन या मेंबर वाला कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो pays allows or agree to pay directly or indirectly to any person any share in emoluments of employment undertaken by him। तो सीए बनने के बाद आप फास्ट करियर्स के पास आओगे, फास्ट की सिस्टर कंसर्न जो प्लेसमेंट्स कराती है, और वहां पे हम आपको 34 लाख तक का पैकेज तो अभी दिलवा रहे हैं मेरे 25 के स्टूडेंट को जिनका 2 अटेम्प्ट तक है, उनके लिए भी। और आपका सपोज वहां से सिलेक्शन हो जाता है तो मैं आपको बोलता हूं बधाई हो। आपने बोला सर थैंक यू सो मच, मैंने बोला थैंक यू की क्या बात है, बस 1 लाख रुपए कंसल्टेंसी फीस दे देना। आपने बोला क्यों सर, हमने बोला देखो अग्रीमेंट में लिख रखा था हम तुमसे चार्ज करेंगे, अगर तुम्हारी 30 लाख से ऊपर की नौकरी लगी तो 1 लाख रुपए हमारे। खुश आओ यार, क्या फर्क पड़ रहा है, वन टाइम।
तो इस केस में आपने बोला नहीं सर सॉरी, अगर मैं ऐसा करूंगा तो गिल्टी हो जाऊंगा। क्या आप गिल्टी हो जाओगे? हाँ, क्यों? क्योंकि आप अपनी सैलरी का एम्प्लॉयमेंट शेयर कर रहे हो मुझसे। तो आपने बोला सर इसलिए शेयर नहीं कर सकता। हमने बोला देख बेटा, गिल्टी तो तू ऐसे भी हो गया। क्यों? क्योंकि तूने अग्रीमेंट कर लिया शेयर करने का। तब तो गए आप। सर ऐसा मत करो, तो जाओ चलो नहीं चार्ज करते। फास्ट करियर्स कुछ भी चार्ज नहीं करता है, कैंडिडेट से कोई चार्ज नहीं लगता है। तो आप अगर कहीं से रिक्रूटमेंट करवा रहे हो और पैसे दे रहे हो तो गिल्टी। प्रमोशन करवा रहे हैं, उसका पैसा दे रहे हैं कि भैया बॉस तेरे को बोनस नहीं मिला, हमें दे दे, हमारे बोनस का आधा तू ले लेना, तू भी खुश मैं भी खुश, गिल्टी। इसमें मेंबर के साथ भी शेयरिंग नहीं हो सकती है। शेयर करना ही नहीं अपने को, अपनी सैलरी अपने को अपने बलबूते पे रखना है। तो naukri.com पे मैंने रजिस्टर किया सर, वहाँ से मेरे पास प्रोफाइल्स आ रही हैं, जॉब रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। तो क्या पैसे देने नौकरी को मैंने दिए प्रीमियम प्रोफाइल के लिए? लिंक्डइन में प्रीमियम प्रोफाइल ली, गिल्टी नहीं। इसमें वो थोड़ी ना बोल रहे हैं जॉब लगेगी तो पैसे देंगे। सर ट्रेनिंग ली है उसने पैसे लिए हैं, तो वो थोड़ी ना बोल रहा है ऐसा कि ट्रेनिंग दी है और जॉब नहीं लगी तो पैसे नहीं लूंगा। तो ये जॉब सपोर्ट है। लेकिन वो बोलेगी नहीं जॉब लगेगी तो ही पैसे दूंगा, तो फिर आप यहाँ गिल्टी हो जाओगे। नेक्स्ट, if you accept or agree to accept any part of fees, profit or gains from a lawyer, chartered accountant, broker engaged by such company, firm or person, or agent or customer of such company, firm or person by way of commission or gratification, की बोले हैं सर। तो ऐसे क्लॉजेस को दोस्तों समझने के लिए क्या करने का है, इसमें कुछ प्रोविजंस रिपीटेटिव हैं, उसको इकट्ठा कर दो। क्या है प्रोविजंस? कंपनी फर्म पर्सन। क्या है प्रोविजन? कंपनी फर्म पर्सन। इसको एक वर्ड मानो। अभी किसकी बात हो रही है समझिए। पहले वाला था पेस, दूसरा वाला था एक्सेप्ट। तो अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मैं जीए बन के किससे एक्सेप्ट करूंगा? अरे कंपनी का कोई भी हमारा सप्लायर, उसको बोलते हैं पैसे चाहिए तो चल हमको पहले पैसे दे, हमारा अलग टीडीएस है। कोई सीए आता है बोलता है हमें इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करवा दो यार सीएफओ साहब। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, 25% हमारा 75% तेरा करवा देते। ये सब यहाँ कवर होएगा, यानी आप ब्राइब ले रहे हो। तो एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ फीस, प्रॉफिट और गेन्स। किसका? तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, कंपनी में लॉयर अपॉइंट किया, उसको बोल दोगे कि तेरे को लॉयर अपॉइंट करवा देंगे, पैसे दे देना, या सीए अपॉइंट करवा देंगे, या ब्रोकर अपॉइंट करवा देंगे, या कंपनी के एजेंट और कस्टमर जो हैं उनसे पैसे मांगना। ये कंपनी कौन है? आपकी एम्प्लॉयर। तो कंपनी, फर्म और पर्सन जहाँ पे आप एम्प्लॉयड हो। फिर आप इसे पैसे के फॉर्म में लो या गिफ्ट के फॉर्म में। तो यह इंटरनल ऑडिट तेरा, उसने बोला 25% फीस दूंगा। हमने बोला भैया ऐसा नहीं, हम 1 रुपया ब्राइब नहीं लेते कैश में। उसने बोला अरे सर हमको समझ में आया कि आपको गोल्ड रिंग बहुत पसंद है। हमने बोला डायमंड हो तो और अच्छी लगती है। तो ये भी आपको गिल्टी करार दे देगा। सर ये प्रूफ कैसे होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्रूफ होगा तो ही गिल्टी है, नहीं तो फिर कला है। चलिए पार्ट 3 किसके ऊपर लगता है? सारे मेंबर्स के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करता है, जिसमें 3 क्लॉसेस है। इंपॉर्टेंस लेवल क्या है इसका? हमने कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉट बीइंग अ फेलो, अपने आप को फेलो बता रहा है तो सीए नहीं है, सीए इन प्रैक्टिस नहीं है, और अपने आप को सीए या सी इन प्रैक्टिस बताते हो तो सेक्शन 24 ये लगता है। पर फेलो नहीं है, फेलो बताते हो तो क्लॉज 1 पार्ट 3 शेड्यूल 1 लगता है। सेकंड, आईसीआई ने आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी और आपने नहीं दी, ओए ईगो हट हो गया उनका। या आईसीआई ने आपको कोई रिक्वायरमेंट बोली और आपने कंप्लाई नहीं करी, तो सर इसमें तो सभी आ जाएगा, मैंने अगर ब्रांच ऑफिस के प्रोविजन फॉलो नहीं किया तो भी आ गया। नहीं, ये यहाँ पे कैसा, आईसीआई ने आपको स्पेसिफिकली कोई रिक्वायरमेंट बोली कि यार हमारे पास है ना आर्टिकल्स की तुम्हारी कंप्लेन आ रही है कि तुम बहुत लेट लेट रुकते हो, चलो एक काम करो हमें रोज की अटेंडेंस भेजना, और तुम नहीं भेज रहे हो, तो ये वाला क्लॉज लगेगा। सर गलत भेज दें तो बेटा एक चीज समझना, ये क्लॉज नहीं लगेगा। गलत भेजने पे और ज्यादा सिवियर मिसकंडक्ट है वो चले जाएगा आपका शेड्यूल 2 के पार्ट 2 के क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 हमेशा गलत इंफॉर्मेशन भेजने की बात करता है, अगर वो पार्ट 2, 3 वाला हो तो यहां पे क्लॉज 2 क्या बोल रहा है? इंफॉर्मेशन डज नॉट सप्लाई। अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है आईसीआई को तो ये क्लॉज 231 इज नॉट एप्लीकेबल। उसके लिए एक अलग से क्लॉज दिया गया है, किसमें? वो दिया गया है आपका क्लॉज 3 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1, ओ सॉरी शेड्यूल 2। इंस्टीट्यूट मांगे, काउंसिल मांगे, कमिटी मांगे, डायरेक्टर डिसिप्लिन, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमिटी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, अपीलेट अथॉरिटी। इसमें से अपन ने डिसिप्लिनरी प्रोविजन पढ़े थे सबसे पहले, एप्लीकेशन, डायरेक्टर डिसिप्लिन, फिर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, उस शेड्यूल 2 की तो डिसिप्लिनरी कमिटी, और अपील करना है तो अपीलेट अथॉरिटी। ये सब तो कौन सी हो गई, वहीं की याद हो गई। इसके अलावा क्या दिया गया? इंस्टीट्यूट, काउंसिल और कमिटी उसकी, और एक क्वालिटी रिव्यू बोर्ड होती है, अलग से बनाई गई है। तो याद रखना हो सारे, तो ये लिख लेना, बाकी ऐसे लगता नहीं है इतना क्लॉज एज इट इज देने की जरूरत है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सब बताया कि अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो
गलत। तो नॉट फर्निश पर्टिकुलर्स ऑफ एंगेजमेंट डिस्पाइट वेरियस, तो उसे गिल्टी कहाँ माना जाएगा? तो ये यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, ये विल बी गिल्टी अंडर इस पर्टिकुलर क्लास में गिल्टी हो गया, इंफॉर्मेशन नहीं देने पे, ऐसा है, ठीक है। चलिए फिर क्लॉज 3 क्या कहता है? गलत इंफॉर्मेशन। अगर आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हो, किसमें? जैसे आप टेंडर पे अप्लाई कर सकते हो, कोई काम मांगने के लिए आपने रिस्पॉन्स दिया, एडवर्टीजमेंट कुछ आप लोगों को देना अलाउड है, इन सब जगह अगर आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो भी आपको गिल्टी माना जाएगा। तो वाइल इनवाइटिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर सीए, पहला। दूसरा, रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर। तीसरा, एडवर्टाइजिंग थ्रू अ राइटअप, या कोई भी ऐसी चीज जो क्लॉज 6-7 में आपको अप्लाई करने की परमिशन देनी है कि भैया आप ये बता सकते हो काम लेने के लिए, वहां अगर आप नोइंगली फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, जान करके, अनजाने में नहीं, तो आपको यहां पे गिल्टी माना जाएगा। नोइंगली फॉल्स इंफॉर्मेशन, अनजाने में दी है तो फिर वो अदर मिसकंडक्ट हो सकता है। एंड देन फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 में क्या दिया गया है? तो ये सारे मेंबर पे लगता है और ये अदर मिसकंडक्ट की बात करता है, जिसमें कहता है कि अगर कोई भी कोर्ट ने आपको गिल्टी होल्ड किया है एक ऐसे ऑफेंस के लिए जिसमें पनिशमेंट आप पे इंप्रिजनमेंट की लगी हो या नहीं, लेकिन इट इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months। आप गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट कर दिया किसी का, आपने कोर्ट में बताया कि भैया मेरे से गलती हो गई है पर जान करके नहीं करी है, तो सामने वाला अगर चाहता तो कोर्ट उसके ऊपर आपको सजा सुना सकता था, और अनजाने में एक्सीडेंट होने में मैक्सिमम 6 महीने की इंप्रिजनमेंट है, पर 0 भी है। तो उसने बोला चलो ठीक है, गलती हो गई, सामने वाला भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसने बोला चलो, जज ने बोला चलो ठीक है, आप इसकी मरम्मत करा दो आदमी की और 50,000 रुपये जुर्माना भर दो और आपको छोड़ दिया जाता है, कोई इंप्रिजनमेंट नहीं। क्या अदर मिसकंडक्ट होगा? हाँ, क्योंकि इस ऑफेंस में पनिशमेंट का प्रावधान इंप्रिजनमेंट का है, भले ही आपको इंप्रिजन नहीं किया गया है। पनिशेबल का मतलब होता है कि उसमें पनिश किया जा सकता था, तो अदर मिसकंडक्ट के लिए आप गिल्टी। तो सर अगर मैंने कोई ऐसा अपराध किया जिसमें पनिशमेंट 6 महीने से ज्यादा की हो सकती है, यानी कि सेक्शन में 3 साल तक की इंप्रिजनमेंट है, तो फिर वो शेड्यूल 2 के पार्ट 3 के आखिरी क्लास में जाता है। तो अप टू 6 months यहाँ पे, मोर देन 6, यहाँ पे अप टू 6 है, 6 और लेस, याद रखना। मोर देन 6 है तो वो शेड्यूल 2 में जाए। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है एक अदर मिसकंडक्ट का। आईसीआई को कभी भी ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही शान बत्ती कर रहे हो, पर हमारे पास उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है, तो तुम्हें इस क्लॉज में दबोच लेंगे। और ये क्लॉज में ये मत समझना कि हम तुम्हें तुम्हारे प्रोफेशनल वर्क के लिए ही दबोचेंगे, दूसरे कामों के लिए भी दबोच सकते हैं। इसका मतलब कि एक सीए आर्टिकल का बहुत शोषण कर रहे हैं, हैरास करके रख दिया है। एक सीए ऑडिट करने जाता है कहीं पर भी किसी क्लाइंट का, तो हैरास कर देता है क्लाइंट को, रोज नए जेल पेन मंगाता है, रोज खाना बाहर से बुलवाता है, नहीं हो तो ऐसे रात रात भर रुकवाता है। एक बार तो उसको खाना खाने क्लाइंट बाहर ले गया, तो जिस होटल में ले गया, पहली बार 5 स्टार होटल में गया था, तो वहां से बर्तन चुरा के ले आया, कैमरे में कैद हो गया, पब्लिकली वो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करवा दी गई, क्लाइंट का हाथ होगा उसमें कि आज का सीए देखो कटोरी चम्मच चुरा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इंस्टीट्यूट उस सीए के अगेंस्ट में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का एक्शन ले सकता है? तो आईसीआई के पास ऐसा पावर है कि कोई भी चीज से आईसीआई को लगता है कि उससे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन या डिग्री की रेपुटेशन पे आंच आ रही है, तो वो आपके अगेंस्ट में उसका एक्शन इनिशिएट कर सकता है, वेदर और नॉट इट इज रिलेटिंग टू प्रोफेशनल वर्क। तो अगर आप जाके कहीं चोरी कर रहे हो, भले ही आप अपने क्लाइंट के यहाँ पे चोरी कर रहे हो, या आप अपने ससुराल गए वहां चोरी करके ले आए और ससुर जी ने इसकी चीज पब्लिश कर दी, और इससे लग रहा है कि भैया मास स्केल पर आपकी रेपुटेशन डैमेज कर रही है, इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन डैमेज हो रही है, तो भी इंस्टीट्यूट आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। बाकी आपके घर घर के कोई आपसे झगड़े जिसमें इंस्टीट्यूट को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इंस्टीट्यूट एक्शन नहीं लेगा। तो इसके लिए बोला गया है ओपिनियन काउंसिल का देखा जाएगा। इफ यू डू एनीथिंग दैट ब्रिंग्स डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन और द इंस्टीट्यूट, व्हाट डू? यू डू एन एक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ योर एक्शन, वेदर और नॉट इट इज रिलेटिंग टू प्रोफेशनल वर्क। तो कई बार अदर मिसकंडक्ट में प्रोफेशनल वर्क रिलेटेड चीजें भी आती है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने बैंकर को कहा कि भाई मेरे को ऑफिस बनाना है, उसके लिए लोन देते, बदले में मैं तुम सबके रिटर्न फ्री में फाइल कर दूंगा। अब आप देखो अपन ने जो जो क्लॉजेस पढ़े हैं उसमें ये कहीं पर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो ये शेयरिंग इन फीस है, ना हम पे कर रहे हैं फीस, ना एक्सेप्ट कर रहे हैं।
हम उसे एक एक्स्ट्रा फेवर दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्राइब, एक तरह की, क्या कि भैया हम तेरे को पर्सनल बेनिफिट देंगे अगर तू मेरा काम करवा दे। तो इसे अदर मिसकंडक्ट में गिल्टी होल्ड किया गया था, क्योंकि ये कोई भी पर्टिकुलर क्लॉज में कवर नहीं हो रहा है। तो जो किया आपने वो गलत है और अदर मिसकंडक्ट है। तो ये ऑल इंक्लूसिव पावर है आईसीआई के पास, इसके थ्रू आईसीआई आपकी मस्ती के साथ क्या कर सकता है, ले सकता है। चलिए भैया, ये बढ़िया है सर। इसी के साथ आपका फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट हो जाता है। सेकंड शेड्यूल में टोटल 3 पार्ट है। पहला पार्ट इन प्रैक्टिस के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करेगा। क्लॉज 1 इसके बारे में कहता है कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कहता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ योर ड्यूटी इफ यू एक्वायर एनी इन्फॉर्मेशन which you disclose unless required by law or required by the permitted by the client, you will be guilty. तो शुरू किससे होता है? शब्द क्या है हमारा? discloses. Information acquired in course of professional engagement to any person other than his client, so engaging him without the consent of his client or other than wise as required by law for the time being. क्या है ये? तो हम आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं जो हमने एक्वायर की थी इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट। कृपा करके शेड्यूल 2 के पार्ट 1 के सारे क्लॉज में ये ध्यान रखना कि ये क्या क्लॉज ऑडिट एंगेजमेंट पे लगता है या सिर्फ सारी एंगेजमेंट पे। ये सारी एंगेजमेंट पे लगता है। तो अगर आपने क्या किया है, डिस्क्लोज किया इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट, जो आपको मार्केट से नहीं मिली थी, ऑडिट के दौरान या प्रोफेशनल एंगेजमेंट के दौरान मिली थी, किसी को भी आपने डिस्क्लोज किया क्लाइंट के अलावा, तो आप गिल्टी हो। हाँ, क्लाइंट नहीं बोला था कि यार वो बैंकर को आपसे मिलना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, दे देना, तो आप जाके दे दोगे तो चलेगा। और अदरवाइज देन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ की रिक्वायरमेंट है तो भी दे सकते हो। नॉर्मली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास वो पावर नहीं होता जो एडवोकेट के पास इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 126 में होता है, कि अगर कानून भी चाहे तो लॉयर से क्लाइंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकता। ये पावर सीए के पास यूजुअली नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम कोई क्लाइंट के एडवोकेट तो है नहीं जो उसके फ्रॉड छुपा रहे। पर सर अगर हम ट्राइब्यूनल में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जस्ट लाइक अ लॉयर और रिप्रेजेंटेटिव, तो आईसीआई ने कहा है कि अगर आपको लगता है कि ये पावर की जरूरत है तो आप लीगल ओपिनियन ले सकते हो, मिलेगा या नहीं। बट यूजुअली आपकी जिम्मेदारी है कि क्लाइंट अगर टैक्स फ्रॉड कर रहा है तो आपको उसे बताना नहीं है, उसका टैक्स फ्रॉड इनफैक्ट उसे बोलना है कि वो खुद डिस्क्लोज कर दे। नहीं करे तो अपनी रिपोर्ट में देना है। तो भी आपको लगता है कि नहीं आप नहीं कर पाओगे, रिपोर्ट में नहीं देना चाहोगे, तो विड्रॉ कर दो। पर आप छुपा तो सकते ही नहीं हो। एडवोकेट भले ही वो करे करे नहीं करे हमें नहीं पता, पर हम सीए तो नहीं कर सकते। सर अगर मैंने छोड़ दिया एक ऑडिट, उसके बाद मुझसे वे इनकम टैक्स वाले आए पूछने के लिए कि आप उसका पहले ऑडिट कर रहे थे, तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बताने की अगर हमने ऑडिट नहीं किया। सर हम इस साल का ऑडिट कर रहे थे, पिछले साल की कोई इन्फॉर्मेशन हमसे मांगने है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है बताने की। सर हम ऑडिट फर्म का कर रहे हैं, हमारे को पार्टनर का पूछ रहे हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिसका कर रहे हैं हमारी उसकी जिम्मेदारी है कानून को बताने की। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। हालांकि अपन ने प्रोफेशनल एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल में कॉन्फिडेंशियलिटी में देखा था कि 2 चीजें कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच होती है, डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन और मिसयूजिंग। यहाँ पे लिखा नहीं है पर माना जाएगा उस केस में भी ये क्लॉज लगेगा। सिमिलरली ये बोला था डिस्क्लोजर ना तो आपको करना है, ना आपकी फर्म से होना चाहिए, ना जानकर करना है, ना अनजाने में होना चाहिए। वो सारे के सारे प्रोविजन एज इट इज लगेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। चलिए देन क्लॉज 2 क्या कहता है? बिना काम किए अगर आपने ओपिनियन दे दिया तो गिल्टी है, यानी कि यू बेसिकली गिव अ रिपोर्ट विदाउट एग्जामिनेशन। सर्टिफाइज और सबमिट्स इन हिज नेम। पहला वर्ड क्या है? सर्टिफाइज। और सबमिट हिज नेम और नेम ऑफ हिज फर्म। क्या? अ रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एग्जामिनेशन, यानी आपने एक रिपोर्ट दी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जामिनेशन की, जबकि आपने एग्जामिनेशन किया ही नहीं है। तो अनलेस द एग्जामिनेशन ऑफ सच स्टेटमेंट इज डन, तो स्टेटमेंट का या रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ऑब्वियसली स्टेटमेंट एंड रिलेटेड रिकॉर्ड कौन करेगा? आप खुद नहीं कर पाए तो अपने एम्प्लॉय से करा लो, किसी सीए इन प्रैक्टिस से करा लो, अपने पार्टनर से करा लो, पर कराओ तो सही। बस ये वाली बात है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि बिना चेक किए हमने ऑडिट कर दिया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ओपिनियन दे दिया, तो ये वाला क्लॉज लगाना। पर अगर कभी क्वेश्चन आता है कि सीए ने चेकिंग करी है लेकिन नेग्लिजेंटली काम किया है, ढंग से चेक नहीं किया है, तो 7 लगाना। Does not exercises due diligence or is grossly negligent in conduct of professional duty। ध्यान रखना ये ऑल एंगेजमेंट और ऑल प्रोफेशनल ड्यूटीज के ऊपर क्लॉज लगता है। क्लॉज 2 सिर्फ कब है? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एग्जामिनेशन पर रिपोर्ट दे रहे हो। पर क्लॉज 7 में कोई भी चीज अगर आपने नेग्लिजेंटली करी है, यानी कि अगर आप लेट्स से कोई एग्जामिनेशन पे रिपोर्ट नहीं दे रहे, आपको क्लाइंट ने सिर्फ इनकम टैक्स का अपना टैक्स भरने के लिए अपॉइंट किया था, पैसे दिए और आप भूल गए, समय पे नहीं फाइल किया, तो भी ये क्लॉज लग जाएगा, नेग्लिजेंट काम किया। और अगर आपने काम नेग्लिजेंटली नहीं किया पर जितना करना था उतना नहीं किया, यानी ऐसा नहीं है केयरलेस है,
बट उतना केयरफुल नहीं किया जितना करना चाहिए था। मतलब कैसा है भाई, आप समझिए कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिट क्रश पढ़ते हैं और आपने देखा कि भैया क्रश सर ने क्या बोला है कि पूरी आईसीआई स्टडी मटेरियल से मैच हो रही है, जबकि कहीं मैच ही नहीं हो रही है। इनफैक्ट आईसीआई का कोई पुराना स्टडी मटेरियल लेकर सर ने बना दिया और देख के लग भी नहीं रहा है कि उन्होंने खुद ने एक बार पढ़ी है। तो क्लास 2 सर ने पढ़ी है पर उन्होंने पुराना स्टडी मटेरियल ले लिया, नए वाले को बेस नहीं बनाया। तो क्लास 7 नेग्लिजेंस। पर नहीं, नए स्टडी मटेरियल से ही बनाया है, पढ़ी हुई भी लग रही है, पर बीच बीच में कई जगह हमें एरर्स दिख रही है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन दिख रही है। तो फिर क्लॉज 8। तो क्लॉज 8 क्या कहता है? व्हेन यू फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन विच इज नेसेसरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन। यानी ये सिर्फ किसके ऊपर लगेगा? ऑडिट वगैरह टाइप की एंगेजमेंट पे जहां पे आप ओपिनियन दे रहे हो, अश्योरेंस। तो व्हेन यू फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन which is necessary for expression of opinion or your exceptions are sufficiently material to negate the expression of opinion। यानी पूरी ऑडिट क्रश में भाई चलो एक आध जगह कहीं कोई एरर निकल गई तो ठीक है, पर ऐसा बहुत जगह हो रहा है तो फिर हम बोलेंगे कि नहीं, सफिशिएंट केयर के साथ काम नहीं हुआ है। तो ये क्लॉज 8 लगेगा। आपको एग्जाम में 278 कैसे रेफर करना है उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, उसमें ये समझना ज़्यादा जरूरी है, वो समझ लो। जब भी क्वेश्चन में लिखा जाए ना ओपिनियन वर्ड है कि ओपिनियन गलत हो गया, तो आप क्लॉज 8 तो लिख ही देना। और आपको लग रहा है कि उसमें 2 और 7 का भी रेलेवेंस है तो वो भी लिख देना। और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो 2, 7, 8 तीनों लिख देना। ज़्यादा क्लॉज लिखने के मार्क्स नॉर्मली कटते नहीं है और सही वाले के मिल जाते हैं। हालांकि ये क्लियर है कि भैया अगर काम नहीं किया तो 2 है, पर कई सारे आईसीआई के क्वेश्चन में काम किया है, कम किया है, तो भी 2, 7, 8 रेफर किया गया। तो सेफर साइड पे आप ऐसा कर सकते हो। चलिए, क्लॉज 3 लेस इंपॉर्टेंट है बट ये ऐसे ही 3400 से रिलेटेड है। क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोजेक्शंस के ऊपर अपना ओपिनियन दे सकता है, रिपोर्ट दे सकता है? प्रोजेक्शन यानी फ्यूचरिस्टिक फोरकास्टेड डेटा। तो मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसने बोला 5 साल का फोरकास्ट बनाया, इसको साइन कर दो सीए साहब। मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने बोला मैं एक म्यूचुअल फंड शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं इंज्यूम कर रहा हूँ कि आने वाले सालों में अगर 20% हर साल रिटर्न होगा तो आपका इतना पैसा इतना हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन सर्टिफाई कर दो सीए साहब। क्या मैं कर सकता हूँ? आई हुई लक्ष्मी को काहे मना करना रे, कर दे। तो आईसीआई कहता है कि प्रोजेक्शन सर्टिफाई करने में दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड आप सर्टिफाई करके लोगों को ऐसा ना दर्शाओ कि लोगों को देख के लगे कि आप बोल रहे हो कि ये होने वाला है, मैंने चेक किया है। भविष्यवक्ता मत बन जाओ। तो गिल्टी कब माना जाएगा? व्हेन यू परमिट योर नेम और नेम ऑफ द फर्म टू बी यूज्ड in connection with an estimate of earnings projections which is contingent upon future transaction in a manner which leads to the belief that you are vouching for the accuracy of the forecast। और ऐसे ही 3400 कहता है कि कोई भी प्रोजेक्शन यानी कि फोरकास्ट या प्रोजेक्शन के ऊपर अगर आप ओपिनियन दोगे तो उसमें साफ साफ लिखना कि दीज आर बेस्ड ऑन दीज, ये जो प्रोजेक्शन है ये इन अजम्पशंस पर बेस्ड है। चेक करना कि वो प्रॉपरली बनाए गए हैं, कैलकुलेशन सही है, और साफ साफ लिखना कि ये प्रोजेक्शन है, एक्चुअल इससे डिफर कर सकते हैं। उसमें भी अगर एस्टिमेट बहुत अनरीजनेबल हो, जैसे म्यूचुअल फंड वाला बोल रहा है 50% पर एनम ग्रोथ रेट अज्यूम की है, तो आप एसोसिएट नहीं होगे उससे क्योंकि वो रीजनेबल नहीं। तो प्रॉब्लम इज नॉट एसोसिएटिंग विथ फोरकास्ट्स, द प्रॉब्लम इज एसोसिएटिंग विथ फोरकास्ट इन सच ए मैनर विच लीड्स टू द बिलीफ दैट यू आर वाउचिंग फॉर इट्स एक्यूरेसी। तो कैसे एसोसिएट करना है? SAE 3400 जैसे कह रहा है वैसे, बस इतना सा क्लॉज। आ जाओ क्लोज 5 पर। क्यों सर 4 कहाँ गया? अरे आते हैं बेटा, 4 तो बहुत लंबा चौड़ाई और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। 5 बोल रहा है कि अगर आप शाणे हो। 278 क्या बोल रहा है? आप भुंदू हो, चोमू निकला हमारा ऑडिटर, ये चेक ही नहीं कर पाया, एविडेंस ही नहीं ले पाया, नेग्लिजेंट है। पर अगर आप ओवर स्मार्ट निकले, चोमू नहीं हो, आप बहुत समझदार हो, आपको सब पता है पर फिर भी आप बता नहीं रहे हो, तो 5 और 6 लगता है। तो अगर ऑडिटर को पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है फिर भी वो रिपोर्ट नहीं कर रहा, या उसे पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है फिर भी नहीं बता रहा, तो 5 और 6 लगता है। यानी नोइंगली इफ यू आर नॉट रिपोर्टिंग 5 and 6, बट इफ यू आर नॉट नोइंग एट ऑल दैट देयर आर मिसस्टेटमेंट्स बिकॉज यू डिडंट अप्लाई सफिशिएंट प्रोसीजर, देन 8 or 7 or 2। So fails to disclose a material fact known to him which is not disclosed in financial statement, but disclosure of which is necessary in making the financial statement
इन विच ही इज कंसर्न इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, नॉट मिसलीडिंग। यानी हमें मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बचाने के लिए कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत थी और नहीं दिया है, और ऑडिटर को ये पता है, सीए को पता है, फिर भी वो नहीं रिपोर्ट कर रहा है इस चीज को, तो वो गिल्टी है। 6 सेम क्लॉज है, fails to report a material misstatement known to him to appear in financial statement with which he is concerned in professional capacity। दोनों में फर्क क्या है? तो कई बच्चे बोलते हैं सर पहले वाले में डिस्क्लोज दिया है, दूसरे वाले में रिपोर्ट दिया है। एक्चुअल में यहां पर ओमिशन है और यहां पर मिसस्टेटमेंट है, बस ये फर्क है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए और नहीं है, और सीए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए अपॉइंट हुआ है या ऑडिट करने के लिए या रिव्यू करने के लिए, कुछ भी, यानी इसमें कौन सी एंगेजमेंट्स आएंगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड ऑल एंगेजमेंट्स, कंसल्टेंसी एंगेजमेंट नहीं आएंगी, रिप्रेजेंटेशन एंगेजमेंट्स नहीं आएंगी। एक बार क्वेश्चन आया था कि आपको टैक्स रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है कंपनी के द्वारा और कंपनी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी, वो आपने दे दी, बाद में सब झूठी निकली, क्या आपको जिम्मेदार माना जाएगा? आंसर दिया गया नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी टैक्स रिप्रेजेंटेशन में कोई जवाबदारी नहीं होती है उस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने का। जो दी वो एज इट इज हमको आगे पास ऑन करना है। वी आर नॉट गिल्टी। गिल्टी नहीं है तो क्लास कहाँ से रेफर करें? पर रेफरेंस देना है तो आप इनका दे सकते हो कि अगर हमें नोन था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और फिर भी हम अगर ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, तो हम गिल्टी हैं। आंसर में आप वो लिख सकते हो नोन है तो गिल्टी, नहीं है तो नॉट गिल्टी, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। दोनों में डिफरेंस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेट्स से एम्प्लॉय पीएफ फंड से कंपनी ने लोन लिया है, नहीं लेना चाहिए था पर ले लिया, अलाउड नहीं है फिर भी, और बताया नहीं कहीं पे लिया है, तो सीए को पता है तो उसे रिपोर्ट करना चाहिए था अगर वो ऑडिटर है तो, और उसने रिपोर्ट भी नहीं किया तो क्लॉज 5। भले ही शब्द रिपोर्ट आ रहा है ना कि डिस्क्लोज। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन मिसिंग है। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने लोन लिया है और उस लोन में कुछ इरेगुलरिटीज थी और वो इरेगुलरिटीज हमें ऑडिट रिपोर्ट में बताना चाहिए थी क्योंकि उसकी अकाउंटिंग गलत थी, पर हमने लेट्स से क्वेश्चन में घुमाने के लिए लिखा है मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को ही बताया, तो क्लॉज 6 में गिल्टी हो जाएगा। और आपको लग रहा है कि सर हमें बताना भी चाहिए था कि लोन लिया है, कंपनी ने लोन लिया है, ये भी नहीं बताया, और उसमें इरेगुलरिटी है वो भी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं बताई ताकि मेंबर्स को पता पड़े, तो 5 और 6 दोनों लगेगा। ये 5 और 6 है। अब आते हैं क्लॉज 4 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ ओपिनियन वाली सर्विसेज पे लगता है। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एंगेज किया गया है ओपिनियन देने के लिए किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज पे, उसके कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, और वो ओपिनियन दे देता है जबकि उसका या उसकी फर्म का या उसके किसी पार्टनर का उसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, क्या हूं? गिल्टी। एक्सप्रेसेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस और एंटरप्राइज इन विच ही, हिज फर्म और हिज पार्टनर हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। लेकिन सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की डेफिनेशन इस क्लॉज के लिए यहाँ पे अलग से डिफाइन की गई है कि ये चीजों को सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना गया है, और जो क्लॉज 11 में अपन ने देखा था वो सेपरेट है। क्या बोला गया है? तो सबसे पहली बात ये कहा गया है कि जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की परिभाषा क्लॉज 11 में दी गई है वो तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है ही है, पर उसके अलावा यहाँ पे और चीजें इंक्लूडेड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं आएगा, आप कोई सर्टिफिकेट दे रहे हो, उसके किसी पार्ट के ऊपर सर्टिफिकेट दे रहे हो, वो भी आ जाएगा। लेकिन इट विल नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट विच आर नॉट टू बी सबमिटेड टू एनी आउटसाइड अथॉरिटी। यानी कोई ऐसी चीज है जो इंटरनल यूज के लिए, यानी आउटसोर्सिंग सेवाएं मैनेजमेंट के लिए कोई काम कर रहे हैं, वो सब इसमें नहीं आता। यानी अटेस्टेशन सर्विस, यानी आप ओपिनियन दे रहे हो जो थर्ड पार्टी यूज करेगी, रिलाई करेगी, तभी इंडिपेंडेंस लगती है। यू शुड नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन एनी बिजनेस और एंटरप्राइज इफ यू हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि पब्लिक का फेथ और कॉन्फिडेंस आप पे अफेक्टेड होगा, क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंस अफेक्टेड है। तो सर अगर मैं ऐसा बता दूं कि भैया मेरे भाई की कंपनी है और फिर मैं ऑडिट कर दूं, तो इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करता है। ये पहले ऐसा होता था कि आपका इंटरेस्ट है तो डिस्क्लोज करके ऑडिट कर दो, अब अलाउड ही नहीं है। तो काउंसिल इज ऑफ द व्यू दैट सीए शुड इंटरप्रेट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्लॉज मोर स्ट्रिक्टली देन व्हाट द लॉ रिक्वायर्स टू अवॉइड एनी कॉम्प्रोमाइज टू इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट। तो इफ यू आर इन डाउट बेटर टू अवॉइड। तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें बोला है कि आपकी फियांसी की कंपनी है जिसमें वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, पर वो रिलेटिव की परिभाषा में शामिल नहीं हो रही, इसलिए आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है, क्या आपको एक्सेप्ट करना चाहिए? तो हम बोलेंगे एज पर लॉ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि हमारी इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगी, जो कि हो सकती है क्योंकि वो हमारी फियांसी है,
इसलिए बेहतर है कि हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ICAI ने बोला है कि आप स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लें। हर तरह के अटेस्टेशन फंक्शन, टैक्स ऑडिट, GST ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, सब पे लगेगा। इंटरनल ऑडिट पे नहीं लगता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। इसके अलावा काउंसिल ने बोला है कि क्लॉज 11 में जो डेफिनेशन थी पार्ट 1 शेड्यूल 1 में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की, उसके अलावा इन सब केसेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अगर आप लिक्विडेटर हो तो आप कंपनी के अकाउंट्स बनाने का असाइनमेंट मत लो, क्योंकि आप ही लिक्विडेट कर रहे हो, उसी का ऑडिट आप नहीं कर सकते। मेकर चेकर वाली बात। आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कोई सर्टिफिकेशन नहीं करोगे जहां पे आप एम्प्लॉयड हो। आप अगर कोई कॉलेज में पार्ट टाइम लेक्चरर भी हो, विजिटिंग फैकल्टी भी हो, तो आप वहां का ऑडिट नहीं करोगे। अगर आप ऑडिट ऑफ ट्रस्ट हो, ऑडिटर ऑफ अ ट्रस्ट हो, तो अगर आप वहां पे एम्प्लॉय हो तो इसका ऑडिट मत करना, ट्रस्टी हो तो ऑडिट मत करना। मेंबर हो तो कर सकते हैं। क्या था, एकल स्टैंडर्ड बोर्ड का डिसीजन है कि ट्रस्ट का कोई मेंबर है तो वो उसका ऑडिट कर सकता है, जैसे ICAI का मेंबर ICAI का ऑडिट करता है, अनलेस कोई लॉ में रिस्ट्रिक्शन हो। क्योंकि कंपनीज एक्ट एक ऐसी जगह है जहां पे बोला है कि आपके पास एक भी शेयर है कंपनी का तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट में 20% की वोटिंग पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंगल शेयर होने पे भी ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट्स के केस में ऐसा नहीं है। तो यहाँ बोला है कि स्टैट्यूटरीली रिस्ट्रिक्टेड है तो बात अलग है, अदरवाइज मेंबर हो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट तो ऑडिट कर सकते हो, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। अगर मेंबर उसकी फर्म या उसके पार्टनर या रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है बिजनेस और कौन एंटिटी में, तो ऑब्वियसली बात है आप ऑडिट नहीं कर सकते। कब माना जाएगा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है? अगर आप उसके ओनर और पार्टनर हो। तो मैं एक पार्टनरशिप फर्म में 10% का पार्टनर हूं तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है, फिर ऑडिट कर सकता हूं क्या? नहीं। अगर आपका कंसर्न वेयर पार्टनर और रिलेटिव ऑफ मेंबर है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, पार्टनर का रिलेटिव का है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तो भी नहीं। अगर आप डायरेक्टर हो किसी कंपनी में तो अपन ने डिस्कस किया है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिना परमिशन बन सकता हूं मैं, पर उसका ऑडिटर नहीं बनूंगा। यहाँ पे अपन ने ये भी देखा है कि अगर आप डायरेक्टर सिंप्लिसिटर हो कंपनी या उसकी होल्डिंग में, तो आप उसके अकाउंट्स ऑडिट नहीं करोगे। तो पेरेंट का ऑडिटर होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टर हो तो भी सब्सिडी का ऑडिट नहीं करोगे। ध्यान रखना, ये हमने क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में देखा था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप क्लॉज 11 और ये क्लॉज दोनों रेफर करना है, या क्लॉज 11 तो करना ही करना। कंपनीज एक्ट में कुछ स्पेसिफिक प्रोहिबिशंस है, जैसे कि अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय ऑफिसर हो तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय ऑफिसर के साथ पार्टनर या एम्प्लॉयमेंट में हो तो भी ऑडिट नहीं कर सकते। तो कंपनी के ऑफिसर यानी कि आप कंपनी सेक्रेटरी हो कंपनी का, तो उसका ऑडिट मत करना। कंपनी में जॉब कर रहे हो तो ऑडिट मत करना। कंपनी के डायरेक्टर की कंपनी में जॉब कर रहे हो या उसके साथ पार्टनरशिप करके बैठे हो तो ऑडिट मत करना। इसके अलावा कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है 141 सबसेक्शन 3D, जो आप कॉर्पोरेट लॉ में सब कुछ पढ़ेंगे, जिसमें बोला है कि अगर CA या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव 1 रुपए की भी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड करता है कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट और फेलो सब्सिडरी, एसोसिएट में जॉइंट वेंचर भी आता है कंपनी एक्ट की डेफिनेशन के अनुसार। तो क्या क्या कंपनी, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी JV, उसकी एसोसिएट और फेलो सब्सिडरी, यानी मेरी होल्डिंग की दूसरी सब्सिडरी। इसमें एसोसिएट की सब्सिडरी नहीं शामिल है। इनमें से किसी में भी अगर आपने 1 रुपए की भी सिक्योरिटी होल्ड करी है, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, इक्विटी शेयर, कोई भी, तो आप उसका ऑडिट नहीं करोगे उस कंपनी का। हालांकि रिलेटिव कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है 1 लाख की फेस वैल्यू तक की, सिर्फ किसमें? कंपनी में। तो मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिटर अपॉइंट किया और रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी रिलायंस जियो में अगर मेरे रिलेटिव ने 1 रुपए का भी शेयर होल्ड किया है तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर अगर मेरे रिलेटिव ने रिलायंस इंडस्ट्री के 1 लाख की फेस वैल्यू तक के शेयर होल्ड किए हैं तो मैं कर सकता हूँ। 1 लाख की फेस वैल्यू मतलब 1 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर 3000 का है, तो 3000 लाख के शेयर भी होल्ड किए तो भी कर सकता हूँ। हाँ, पर सब्सिडरी में 1 रुपए का है तो भी नहीं कर सकता है। ड्राफ्टिंग इशू है, पर ऐसा ही है नियम। सिमिलरली क्लॉज F में कहा गया, F फॉर फ्रेंड, क्लॉज वाइज याद रखने की जरूरत नहीं है, जनरली याद रख लेना कि आपका रिलेटिव अगर डायरेक्टर या KMP की तरह एम्प्लॉयड है तो भी आप काम नहीं कर सकते ऑडिट का उस कंपनी का।
तो नॉर्मल नियम क्या होता है, मेरा रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कहीं पे तो मैं उसका ऑडिट नहीं कर सकता। पर कंपनीज एक्ट में अगर मेरा रिलेटिव किसी पर्टिकुलर कंपनी में केएमपी है या उस कंपनी में 1 लाख से ज़्यादा की फेस वैल्यू के शेयर लिए, भले ही 20% से कम है, या उसकी सब्सिडरी जेवी एसोसिएट होल्डिंग में 1 रुपये का भी शेयर ले लिया, तो भी मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ कंपनीज एक्ट के अनुसार, मैं नहीं कर सकता ऑडिट। अगर मेरे सीए का रिलेटिव कंपनी में जॉब कर रहा है तो क्या मैं ऑडिट कर सकता हूँ? हाँ, बस की मैनेजरियल पर्सन नहीं होना चाहिए। सीए खुद जॉब करे तो ऑडिट नहीं कर सकते, सीए का रिलेटिव जॉब करे उस कंपनी में जिसका ऑडिट मिला है तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर वो केएमपी नहीं हो, डायरेक्टर नहीं हो। असाइनमेंट ऑफ सर्टिफिकेशन वेयर इन क्लाइंट इज अ रिलेटिव ऑफ द मेंबर, तो ये सर्टिफिकेशन के ऊपर भी क्लॉज लगता है, वहां पे भी रिस्ट्रिक्शन है, ओपिनियन देने वाली रिपोर्ट ओपिनियंस पे भी और सर्टिफिकेशन पे भी। इसके अलावा अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट हो तो भी आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। अगर आप किसी की बुक्स लिख रहे हो तो आप उसका ऑडिट नहीं करोगे। इंटरनल ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर, जीएसटी ऑडिटर, स्टाट ऑडिटर नहीं बन सकता क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट फंक्शन माना जाता है, उसका पार्ट माना जाता है। मेरी कंपनी का एक पार्टनर, एक कंपनी अभी मेरी कंपनी से छोड़ के किसी कंपनी में डायरेक्टर बन गया और वहां से उसने मुझे उस कंपनी का ऑडिट दिलवा दिया, तो क्या बोला है, आप ऑडिट का असाइनमेंट 2 साल तक एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे या हो, तो मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं, मैं वहां से छोड़ गया और मैंने उस कंपनी को बोला आप मेरी कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट कर देना, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था तब तक नहीं हो सकता था, तो 2 साल तक नहीं कर सकती। पर जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, मेरा पार्टनर छोड़ के किसी कंपनी में जाके डायरेक्टर बन गया और वो कंपनी अब मुझे ऑडिटर अपॉइंट कर रही है, क्योंकि वो मेरा पार्टनर नहीं है तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, होता है ना। क्या था नियम सर, ज़्यादा हो रही है। देखो, सीए का पार्टनर रिजाइन किया और कंपनी एक्स में डायरेक्टर बन गया और उसने मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया, तो क्या सीए एक्सेप्ट कर सकता है? हाँ, कि नॉर्मली ऐसा नहीं हो हमारे यहाँ छोड़ के कहीं डायरेक्टर बन रहा है वो हमें दिलवाएगा, फिर वो आपका विनय है कि आपको करना है या नहीं। पर अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे तो आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट था, वहां से छोड़ के अब आप ऑडिट लेके आए हो अपनी सीए फर्म में, तो 2 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा। तो कूलिंग पीरियड कब है और कब नहीं है ये याद रखना, ये मैं बताना चाह रहा था। इसके अलावा आप ध्यान रखें, कोई भी स्टैच्यू पे रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कंपनी लॉ में या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बोला हुआ है 1 रुपए की भी इंडेटनेस होगी तो आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगे, तो आप उसका भी ध्यान रखें। कई बार रेगुलेटरी अथॉरिटी जब तक अप्रूव नहीं करती ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता है, उसका भी ध्यान रखें। कई बार एंटिटी मैनेजिंग कमेटी या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा ऑडिटर अपॉइंट करती है, तो आप देखिए कि अपॉइंटमेंट उन्होंने ही किया है या नहीं। और हमेशा ध्यान रखें आपको प्रॉपर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह मिला। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 288 इनकम टैक्स में अकाउंटेंट कौन है उसे डिफाइन करता है, तो आप उसमें क्वालिफाइड होगे तो ये अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करोगे। उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ दी नहीं है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स में पढ़ना। तो ये क्लॉज 4 हो गया। 5, 6, 7, 8 अपन ने पहले पढ़ लिया था। 9, अगर आप एसेस फॉलो नहीं कर रहे या इसे कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड या जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट जो एप्लीकेबल है, तो कम से कम रिपोर्ट में बताओ तो सही कि इस कारण से फॉलो नहीं किए, और आप फॉलो भी नहीं कर रहे, बता भी नहीं रहे, तो क्लॉज 9 लगेगा। तो इसके ऊपर अभी May 25 में क्वेश्चन आया था कि आप एक लिस्टेड कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट हुए और वहां पे आपने पीयर रिव्यू नहीं कराया और आपने ऑडिट कर दिया, जबकि एक रिक्वायरमेंट है कि ऑडिट लिस्टेड एंटिटी का करने के लिए आपका पीयर रिव्यू होना कंपलसरी है, तो आपने आईसीआई की ये गाइडलाइन फुलफिल नहीं करी है जो ऑडिटिंग से रिलेटेड है, तो माना जाएगा आप गिल्टी हो। हालांकि इसके ऊपर एक और क्लास लगता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करना है? जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स, लिस्टेड कंपनी के ऑडिट में पीयर रिव्यू जब तक नहीं हुआ है और आपका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो और रिपोर्ट दे रहे हो दोनों समय इन इफेक्ट होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, तो ही आप ऑडिट कर पाओगे, नहीं तो माना जाएगा कि आपने जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए हैं, तो ये क्लॉज लगेगा। आपको मेंबरशिप नंबर, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर देने की जो बात की है वो नहीं दिया। यूडिन देने की रिक्वायरमेंट थी, आपने वो यूडिन नहीं दिया।
रिपोर्ट साइन करते हैं तो यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर आईसीआई की पोर्टल पे जाके जनरेट करके देना पड़ता है, जिससे कि ऑथेंटिकेट होता है कि भैया ये रिपोर्ट एक्चुअल में हमारी तरफ से साइंड है और रिकॉर्डेड है, रजिस्टर्ड है। ऐसे फॉलो करो, कोई स्टेटमेंट आए ऑडिट पे वो फॉलो करो, आईसीआई के जनरल क्लैरिफिकेशन, गाइडेंस नोट्स रिकमेंडेटरी उन्हें देखो, टेक्निकल गाइड फॉलो करो। अगर आप कोई न्यूज़पेपर मैगजीन का ऑडिट करते हो सर्कुलेशन का, तो आईसीआई ने उसके ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन नाम से गाइडलाइन दी है, वो फॉलो करना है। बैंक के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन चैप्टर में गाइडलाइंस दी हुई है कि ये रेशियो देखना है, ये चीज़ें वेरीफाई करनी है। वो सारे प्रोसीजर जो आईसीआई ने प्रिस्क्राइब किए हैं किसी स्पेसिफिक ऑडिट में, वो सब फॉलो करो। कुछ भी नहीं किया तो ये क्लॉज लगेगा। तो ये क्लॉज कब लगाना? जब एग्जाम में लिखा जाए कि ऑडिट का कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर, आईसीआई की कोई गाइडेंस या कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है। पर ये सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट पे लगता है क्लॉज, नॉट ऑल एंगेजमेंट्स। तो अगर आप कोई इसी तरह से क्लॉज 4 भी ओपिनियन एंगेजमेंट पे, तो अगर आप कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहे हो जिसके ऊपर एज सच कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये क्लॉज नहीं लगेगा। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं की, क्लॉज 7 डाल देना, क्रॉस नेग्लिजेंस ऐसा। और ये क्लाइंट मनी है, ध्यान से पढ़ना है इसको, सुनो। क्लाइंट का पैसा सीए के पास क्यों आ रहा है? फीस। तो सबसे पहली बात, उसके ऊपर ये क्लॉज नहीं लगता। तो मुझे फीस दी है, या हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भैया कोई भी ऑडिट से रिलेटेड ट्रैवल करेंगे तो तुम्हें खर्चे देना पड़ेंगे, तो वो खर्चों के लिए कोई एडवांस मुझे दिया है, उस पर ये क्लॉज नहीं लग रहा। तो कोई भी चीज़ जो ऑडिट फीस या ऑडिटर के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो आईसीआई सॉरी जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट को पे करना है, वो पैसा हमें मिल रहा है, ये क्लॉज उसके लिए नहीं है। तो सर उसके अलावा हमें पैसा क्यों मिलेगा? दैट्स द पॉइंट। उसके अलावा तुम्हें पैसा क्यों मिल रहा है? सर हो सकता है क्लाइंट ने हमें पैसे दिए हो ताकि हम उसका टैक्स भर दें, हो सकता है हम लिक्विडेटर हो तो हम लिक्विडेट कर रहे हैं तो प्रोसीड पहले हमारे खाते में आ रही है, फिर वहां से ए कंपनी के पास जा रही है। तो ये पैसा तुम अपने बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते बेटा। तो सर पैसा हमारे पास जाए तो किसी और के नाम पे कैसे लेंगे? तो तुम एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल लो, उसमें ये पैसा जमा करना। तो सर हमारे 10 क्लाइंट है तो 10 खाते खोले, क्या नहीं? एक सेपरेट बैंक अकाउंट जिसमें तुम्हारी कोई फीस, तुम्हारा कोई पैसा नहीं आएगा, सिर्फ क्लाइंट करेगा। आया, जैसे यूज करना है कर दिया। सर टैक्स भरने के लिए पैसा दिया था क्लाइंट ने हमको, और अभी टैक्स भरने की ड्यूटी 1 महीने के आगे की, उसको पता ही नहीं था, उसने पैसे दे दिए, हमने सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया और महीने भर स्टॉक मार्केट में खेल गए, फिर टैक्स समय पे भर भी दिया। क्या गिल्टी है? हाँ। तो इसके लिए हमने बोला कि यार ये भी गिल्टी होना चाहिए। तो क्लॉज में एक पॉइंट और ऐड किया कि अगर आपने इस पैसे को जिस पर्पस के लिए दिया है उसके लिए यूज नहीं किया या कोई और काम के लिए यूज किया तो भी गिल्टी। तो देखो, फेल्स टू गिव मनी ऑफ हिज क्लाइंट अदर देन फीस और रेम्यूनरेशन और मनी मेंट टू बी स्पेंडेड, यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, इन सबको छोड़ दीजिए, इसके अलावा क्लाइंट का कोई पैसा है, इफ यू फेल टू कीप इट इन अ सेपरेट बैंकिंग अकाउंट तो गिल्टी, और यूज द मनी फॉर पर्पस विच दे आर इंटेंडेड विद इन अ रीजनेबल टाइम तो गिल्टी। तो सर मेरे को टैक्स भरना था, एक बार लेट हो गया एडवांस टैक्स भरने में, तो जो लेट भरने पे इंटरेस्ट लगा वो भी मैंने अपनी पॉकेट से दे दिया, अभी क्या गिल्टी हूँ? हाँ, क्योंकि एक सीए पे शुभा देता है काम ऐसे करना गलत तरह से, तो गिल्टी है। तो ये जो मैंने बातें बताई है ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं अपन किसके ऊपर? शेड्यूल 2 पार्ट 2। ये किसके ऊपर लगता है? सीएन सर्विस नहीं, सीएन प्रैक्टिस प्लस सीएन सर्विस, यानी कि ऑल मेंबर्स जो नो प्रैक्टिस ना सर्विस कर रहे हैं, कोचिंग बढ़ा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब पे। पर ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। क्या बोलता है ये? 4 क्लॉज है। सबसे पहला क्लॉज इंपॉर्टेंट है जो कहता है, अब जैसे सीए ने ब्रांच ऑफिस के प्रोविजन फॉलो नहीं किया तो उसे कहाँ गिल्टी मानेंगे? सेक्शन 27 फॉलो नहीं किया तो कहाँ गिल्टी मानेंगे? तो हमने एक जनरल सेक्शन बना दिया है कि आपने कोई भी एक्ट के रेगुलेशंस के या गाइडलाइन इंस्टीट्यूट की फॉलो नहीं की तो आप गिल्टी हो अंडर क्लास 1 पार्ट 2 शेड्यूल 2। तो जैसे आईसीआई की एक गाइडलाइन है जो कहती है यूडिन दो, कोई भी रिपोर्ट सर्टिफिकेट साइन कर रहे हो, और मैंने यूडिन नहीं दिया तो मैं कहाँ गिल्टी हो जाऊंगा? क्लॉज 1 पार्ट 2 शेड्यूल 2। पर सर यूडिन तो अभी अपन ने पढ़ा था क्लॉज 9 में भी, जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट में। तो ये जेनेरिक क्लॉज है, तो अगर कोई चीज स्पेसिफिकली कहीं कवर्ड है तो वहां कवर करना। तो अगर एग्जाम में आता है कि मुझे यूडिन देना था ऑडिट में और मैंने नहीं दिया तो आप क्लॉज 9 देना, पार्ट 1 शेड्यूल 2 का। पर अगर आपको बोला गया है कि मुझे यूडिन कोई सर्टिफिकेशन वर्क के लिए देना था और मैंने नहीं दिया, ऑडिट नहीं था वो, तो फिर उस केस में आप उसे यहाँ डाल देना। ब्रांच ऑफिस के प्रोविजन कॉन्ट्रावीन किए, वो कोई अलग से क्लॉज में कवर्ड नहीं है, यहाँ डाल।
यानी अदर मिसकंडक्ट नहीं है। आप ये कह सकते हो कि एक्ट, रेगुलेशन, गाइडलाइंस के नॉन कंप्लायंसेस जो अदर क्लॉज में कवर नहीं हो रहे हैं वो यहाँ कवर होंगे, ऐसा कह सकते हो। तो कॉन्ट्राविंस एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस और काउंसिल एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस अभी देखेंगे, तो ये क्लॉज अट्रैक्ट होगा। इसमें आर्टिकल रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आज़ादी का 47 कि आप आर्टिकल से कोई प्रीमियम नहीं ले सकते, लोन नहीं ले सकते। हमने बोला हमारे आर्टिकल जब चाहिए तो रिश्वत लगेगी, उधार दो हमें। सिमिलरली आपको स्टाइपेंड देना है थ्रू बैंक ट्रांसफर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि हम मंथली स्टाइपेंड नहीं दे पा रहे थे तो हमने 6 मंथली विद ब्याज दे दिया, नहीं चलेगा। और मिनिमम गाइडलाइंस जो है स्टाइपेंड की उसे फुलफिल करिए। बाकी बहुत सारे दूसरे पर ये ध्यान के। अब जैसे ये रेगुलेशन 190 है, 191, 192 अदर ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व नहीं होना, लिक्विडेटर आर्बिट्रेटर बन सकते हो, फीस का रेगुलेशन, कंटिजेंट फीस चार्ज नहीं करना, तो ये सब की रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस यहाँ कवर होगा। तो क्योंकि स्पेसिफिक क्लॉज है तो वहाँ कवर होगा, यहाँ पर इसका रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। हालांकि ऑब्वियसली बात है ये क्लॉज भी लग सकता है, बट स्पेसिफिक ओवर जेनरिक जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज की बात है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने समझाई भी है कि कब कौन सा क्लॉज लगेगा। क्लॉज 2 is quite similar to clause 112, clause 1 part 1 schedule 2 कॉन्फिडेंशियलिटी, पर ये सीएन सर्विस के लिए। तो सीए इन सर्विस अपने एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन जब तक एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट ना हो या लॉ की रिक्वायरमेंट ना हो डिस्क्लोज ना करे। ये मैंने आपको बताया था। अगर आप आईसीआई को जान करके गलत इंफॉर्मेशन दोगे तो यहां गिल्टी, नहीं दोगे तो अपन ने शेड्यूल 1 के पार्ट 3 के क्लॉज 2 में पढ़ा था। तो यहां भी क्लॉज 3, वहां पे शेड्यूल 1 पार्ट 2 क्लॉज 3 था, एडवर्टाइजमेंट में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नोइंगली थी, क्लॉज 6, 7 में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नोइंगली थी। तो दोनों जगह क्लॉज 3 में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ऐसे याद रख लेना, कंफ्यूजन हो तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक बैंक ऑडिट के एम्पैनलमेंट के लिए मल्टीपर्पज एम्पैनलमेंट फॉर्म आईसीआई भरवाता है और फिर बैंक्स के साथ शेयर करता है, उस एम्पैनलमेंट फॉर्म में आईसीआई के मेंबर ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, यानी एक तरह से टेंडर में अप्लाई करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये शेड्यूल 1 के क्लॉज 3 में जाएगा क्या कि आपने टेंडर में अप्लाई करने के लिए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, या शेड्यूल 2 के क्लॉज 3 में जाएगा पार्ट 2 के कि आईसीआई को गलत इन्फॉर्मेशन दी। यहाँ क्यों? क्योंकि आपका फॉर्म आईसीआई कलेक्ट करके दूसरों को दे रहा है, तो ये आईसीआई को गलत इन्फॉर्मेशन देने जैसा हो गया, तो ये यहाँ कवर होगा। ठीक है, और ये भी नोइंगली है। और फाइनली ये हमारे 1012 जैसा है कि क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में रखो और इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज़ करो। यहाँ क्या बोला है? अगर कोई भी कैपेसिटी में आपको पैसा मिला है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में, क्योंकि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है जिसको आपने मिसयूज़ किया, तो क्लाइंट ने पैसे दिए थे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के लिए, आपने फेक बिल्स लगा के वो पैसे क्लाइंट से निकलवा लिया जबकि एक्चुअल में वो खर्चा हुआ ही नहीं, तो वो यहाँ कवर होगा। आप आईसीआई की कोई वो ब्रांच में चेयरमैन हो और वहाँ आपने गबन कर दिया, ये सब यहाँ कवर होगा क्योंकि ये सारे मेंबर पे लगता है। और पार्ट 3 में कोई क्लॉजेज 1 2 3 नहीं है, सिर्फ पार्ट 3 बोलते हैं। अगर कोई कोर्ट ने, सिविल या क्रिमिनल ने आपको गिल्टी होल्ड किया गया है फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 6 months वेदर और नॉट इम्प्रिजनमेंट हैज बीन अवॉर्डेड, यू विल बी गिल्टी अंडर दिस क्लॉज। और इसी के साथ आपके सारे क्या कंप्लीट हो जाते हैं बेटा, क्लॉजेस of all the parts to both the schedules of the CA Act, which is professional misconduct. अब इसके बाद है गाइडलाइंस। चलिए यहां तक चंगा हो गया, बढ़िया काम हो गया आपका। अब आगे गाइडलाइंस पे आएंगे। बहुत ही सिंपल है। काउंसिल की 2 गाइडलाइंस हैं, जनरल गाइडलाइंस और एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइन। पहले जनरल गाइडलाइन, इसमें क्लास की जगह चैप्टर बोलते हैं। चैप्टर 1 में सिर्फ नाम दिया गया है, काम का नहीं है। चैप्टर 2 बोलता है कि अगर आप एम्प्लॉई हो और आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट हुए इन कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी ये 712 जैसा है, पर वो सीएन प्रैक्टिस पे था, इन सीए सर्विस पे। तो अब आप जॉब भी कर रहे हो और नेग्लिजेंटली काम कर रहे हो तो आपको यहाँ गिल्टी इंस्टीट्यूट होल्ड कर सकता है। इनमें से किसी भी क्लॉज में आप गिल्टी होगे तो किसके अंतर्गत आप एग्जाम में लिखना कि सीए गिल्टी है, क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल। क्यों? गाइडलाइन का नॉन कंप्लायंस। चैप्टर 3 और 4 ओमिट हो गए। 5 कैसे याद रखना, नंबर याद रखने, तो बुक्स मेंटेन करने का है, 1 2 3 4 5 5 बुक्स। खतरनाक, थैंक यू सर। सीए की इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम कैश बुक और लेजर, 2 चीज तो उसे मेंटेन करना ही करना है। भले ही इनकम टैक्स में उसकी मिनिमम इनकम की लिमिट से कम की लिमिट हो, वो सब फालतू की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 for 60
एक सीएन प्रैक्टिस 60 ऑडिट कर सकता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर एक फर्म में लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है तो फर्म 180 टैक्स ऑडिट कर सकती है। हालांकि ये लिमिट ऑडिट एक्सेप्ट करने की है। तो सर ऐसा हुआ कि हमारी फर्म में 3 पार्टनर है तो हमने 180 ऑडिट एक्सेप्ट कर लिए टैक्स ऑडिट, और उसमें सारे के सारे टैक्स ऑडिट एक ही सीए ने साइन कर दिए। तो अभी आपके एग्जाम में सितंबर 25 में आप क्या बोलोगे कि चलेगा? क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट करने पे रिस्ट्रिक्शन है। अभी आईसीआई एक नया अमेंडमेंट लाया है जो अभी नहीं बाद में लागू होएगा मई 26 से मोस्टली, जिसमें अब साइनिंग के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है कि एक सीएन प्रैक्टिस 60 से ज़्यादा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता। तो नॉर्मल नियम क्या है? मेरा कोई भी पार्टनर जो सीएन प्रैक्टिस है मेरे भी आप पे साइन कर सकता है, पर अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गया, पर वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। तो आप सिंपली ये पढ़ो, अगर एक सीए पार्टनर है मल्टीपल फर्म में तो उसकी लिमिट अक्रॉस ऑल फर्म फॉर दिस क्लॉज इज 60 इन एग्रीगेट। आप दो एक से ज़्यादा जगह पार्टनर हो तो हर जगह 60 नहीं, टोटल 60। इसमें कौन से ऑडिट लिए जाएंगे? तो 1 साल का ऑडिट, 1 साल का ऑडिट एक ऑडिट माना जाएगा, और सिर्फ 44 AB टैक्स ऑडिट कवर होंगे इसमें। दूसरे ऑडिट 44 AD में प्रिजम्पटिव इनकम से कम लिमिट का आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हो और ऑडिट करा रहे हो तो वो 60 में काउंट नहीं होते, वो जितने करना है कर लो, अनलिमिटेड है। अगर आप एक कंपनी में ब्रांच का, हेड ऑफिस का, सबका कर रहे हो तो भी एक काउंट होगा। सिर्फ ब्रांच कर रहे हो, एचओ नहीं कर रहे तो भी एक काउंट होगा। एक एसएससी का कुछ भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बना के दे रहे हो तो एक काउंट होगा। पार्ट टाइम प्रैक्टिसिंग सीए के ऊपर कोई लिमिट अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्ट टाइम प्रैक्टिस में अटेस्टेशन फंक्शन ही नहीं है। आपको रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड में क्या लिखना है ये आपके आईसीआई के मॉड्यूल में नहीं है, पर मैंने दे दिया, ये तरह से मेंटेन करना है। ये एक्सेप्टेंस की लिमिट है ना कि साइनिंग की। ये चीज़ मई 26 से चेंज हो जाएगी। साइनिंग की भी लिमिट 60 पर सीएन प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और दैट्स अबाउट इट। देन 7, S for 7, S for sick, so sick। अगर आप सिक कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो और उसकी अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पे नहीं हुई है स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में, जो कि नोटेड है, तो भी आप उसका ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो। इसमें सिक यूनिट की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि जिसको 5 साल से कम नहीं हुए रजिस्टर करने, तो शुरू में ही 2-1 साल में सिक हो गई तो ये रूल नहीं लगेगा, यानी कि अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पेड नहीं है तो आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे। और कब माना गया है सिक? जब उसकी एक्यूमुलेटेड लॉसेज आर मोर देन एंटायर नेटवर्थ। तब आपको बोला गया है कि पेड अप कैपिटल 100 है और हमारे लॉसेस 120 है, तो आप मानोगे कि लॉसेस आर मोर देन नेटवर्थ। एक्चुअल में नेटवर्थ ही -20 है, पर ये ऐसा बोलते हैं नेटवर्थ 100 है और लॉसेस 120 है। इनका बोलने का तरीका है। देन 8, क्लॉज 8 किसकी बात कर रहा है? तो सर ये क्या बनाया आपने? क्लॉज 8 दिख रहा है 8। इसको मैं बीच से कट कर देता हूं, डिश क्या हूं, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? ओ 3 for 30। तो 8 से आया 30 कंपनी ऑडिट, याद रखने का स्टाइल। एक्सीएन प्रैक्टिस 30 से ज्यादा कंपनी ऑडिट एक्सेप्ट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं कर सकता है। ये भी लिमिट एक्सेप्टेंस की है और ये एनी पॉइंट ऑफ टाइम पर चेक करी जाएगी। तो आपका एक ऑडिट खत्म हो गया, फिर आप दूसरा एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी समय 30 से ज्यादा कंपनी की ऑडिट एक्सेप्ट आप नहीं कर सकते। यहाँ पे सारी कंपनियां शामिल होगी एक्सेप्ट 1% कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी, इनके जितने करने कर लो। ये भी पार्टनर वाइज लिमिट होगी। प्रैक्टिस पार्टनर में, पार्ट टाइम प्रैक्टिस में उसको नहीं मिलेगा। आप मल्टीपल जगह पार्टनर हो तो सब मिला के 30 मिलेंगी। एक फर्म में 3 पार्टनर है तो 90 की लिमिट हो जाएगी। साइनिंग की लिमिट नहीं, एक्सेप्टेंस की है। जॉइंट ऑडिट में भी सबके लिए एक एक काउंट होगा। टैक्स ऑडिट में भी यही है। एचओ ब्रांच दोनों का कर रहे हो तो भी एक काउंट होगा, सिर्फ ब्रांच कर रहे हो तो भी एक काउंट होगा। होल्डिंग सब्सिडरी कर रहे हो, 2 अलग अलग लीगल एंटिटी है, 2 ऑडिट काउंट होंगे। एसएफएस और सीएफएस का ऑडिट कर रहे हैं, वो एक ही ऑडिट है, एक ही एंटिटी का ऑडिट है। जिस दिन एक्सेप्ट किया ऑडिट उस दिन नंबर ऑफ पार्टनर क्या है वो देखना है आपको, और उसके बेसिस पे आपको ये लेना है। ये उससे रिलेटेड पॉइंट है, आपके कंपनी ऑडिट से रिलेटेड है। ये फुल टाइम प्रैक्टिस में हो तो ही मिलेंगे, और ये डिटेल मेंटेन करना है आपको। किसी भी कंपनी में अगर आपको ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है तो आपकी इंडेटनेस उसके लॉ में जो लिमिट दी गई है उससे ज्यादा होगी तो आप ऑडिट एक्सेप्ट मत करना। किया तो गिल्टी। ये आपका 10 है, 9 अपन बाद में देखेंगे। चैप्टर 10, तो 10 के आगे 0 लगा दोगे तो लिमिट आ जाएगी 1 लाख की। तो चैप्टर 10 कहता है कि अगर किसी लॉ में लिमिट नहीं दी है तो आईसीआई की लिमिट है 1 लाख। 1 लाख तक की इंडेटनेस है ओके। मोर देन 1 लाख, 1 लाख 1 रुपए पे आपको ऑडिट छोड़ना पड़ेगा। किया तो गिल्टी।
तो CA in practice, पार्टनर ऑफ CA in practice, CA फर्म या रिलेटिव ऑफ सच CA in practice या पार्टनर। तो ध्यान रखना इसमें CA, उसका पार्टनर, उसके रिलेटिव सब इंक्लूड है। अगर आप इंडेटेड हो या गारंटी दी है या किसी ने लोन ले रखा है उस कंपनी से और आपने उसके ब्याह पे सिक्योरिटी दे दी या उस आदमी के ब्याह पे गारंटी दे दी, तो आपके सर पे लाइबिलिटी आ सकती है। और अगर ये अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है, अनलेस किसी स्टैच्यू ने कोई और लिमिट प्रिस्क्राइब की है तो वो फॉलो करेंगे, नहीं तो यहाँ पे 1 लाख की है। तो कंपनीज एक्ट में जो लिमिट है वो 5 लाख की है, तो वहाँ पे 5 लाख फॉलो करेंगे। टैक्स ऑडिट में बोला है कंपनी का टैक्स ऑडिट कर रहे हो तो कंपनीज एक्ट की लिमिट लगेगी, तो 5 लाख हो जाएगा। टैक्स ऑडिट में नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का है तो वहाँ पे 1 लाख की लिमिट है, जैसे ICI की। ध्यान रखना, अगर आप ऑडिट फीस एडवांस में रिसीव कर रहे हो तो उसे भी इंडेटनेस माना जाएगा। तो अगर वो 1 लाख क्रॉस कर गई तो आप गिल्टी हो जाओगे, ऑडिट छोड़ा नहीं तो। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, फीस एडवांस में लेने में दिक्कत नहीं है, पर उसे इंडेटनेस मानते हैं। तो अगर 1 लाख तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सर खत्म होने से पहले फीस ले ली, जैसे आधा काम हो गया आधी फीस ले ली, तो प्रोग्रेसिव बेसिस पे फीस रिसर्च कमेटी ने बोला है इंडेटनेस नहीं मानेगी, चलेंगे। इंडेटनेस का मतलब क्या होता है? तो मैंने किसी कंपनी का ऑडिट किया, उसकी होटल है, उसकी होटल में मैंने एक फंक्शन रखा, उसका मुझे लेट्स से 2 लाख रुपए का पैसा देना बाकी है, और वो 30 दिन का क्रेडिट सबको देता है, मुझे भी दिया। 30 दिन में मैंने पैसा दे दिया, क्या इंडेटनेस मानी जाएगी? हाँ, इट इज़ नॉट ओवर ड्यू, इट इज़ इंडेटनेस। तो अगर एक दिन के लिए भी आपकी इंडेटनेस आ गई तो गए। हाँ, सिर्फ अगर आप कोई बैंक का ऑडिट कर रहे हो और उसके क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो इंडेटनेस तभी मानेंगे जब ड्यू डेट ऑफ क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट नहीं हुआ है। बाकी सब केस में जिस दिन इंडेटनेस आ गई, यानी पैसा पेबल नहीं हुआ, जिस दिन आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई, पैसा देना है, भले ही 30 दिन बाद देना है एज पर टर्म्स, आप उसी दिन इंडेटेड हो, एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड जहाँ पे पेमेंट डेट पर इंडेटनेस आएगी अगर नहीं पे किया तो। क्लॉज 11 कहता है कभी भी अनजस्टिफाइड रिमूवल हो रहा है ऑडिटर का तो इनकमिंग ऑडिटर की जिम्मेदारी एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के प्रोविजंस फॉलो करे जो अपन ने प्रोसीजर्स देखे थे, प्लस अनजस्टिफाइड रिमूवल ऑफ ऑडिटर है तो उसका ऑडिट एक्सेप्ट ना करे। यानी ऑडिटर को आपने गलत बोल के 9-2-11 करा दिया तो नया ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। चैप्टर 12 ओमिट हो चुका है इसलिए नहीं है, 12 बज गई 12 नंबर के क्लॉज की। और T फॉर टेंडर, T फॉर 13 ये अपन पढ़ चुके हैं, टेंडर मिनिमम ऑडिट फीस वाला क्लॉज 611। यूडिन का यहाँ पर क्लॉज है कि आपको यूनिट डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर सारे सर्टिफिकेट ऑडिट्स और अटेस्टेशन फंक्शन में आप देना है। ऑडिट में नहीं दोगे तो क्लॉज 9 पार्ट 1 शेड्यूल 2 लगाना, बाकी सबके केस में आप जेनरिक क्लॉज लगा देना, क्लॉज 1 पार्ट 2 शेड्यूल 2। 14 यूडिन। 15 नेटवर्किंग की बात करता है, 10 आधा हो जाएगा अगर अकेले रहोगे तो, जुड़ोगे तो बढ़ेगा। 10-5 नेटवर्क ऐसे। ये गाइडलाइन पूरी की पूरी आउटडेटेड हो चुकी है, विड्रॉ हो चुकी है, बस आपके कोर्स में बाकी लागू नहीं है, पर फिर भी है तो पढ़ लीजिए। ये कहता है कि नेटवर्क एक स्ट्रक्चर है जिसमें मल्टीपल CA फर्म्स अपने आप में एक दूसरे से जुड़ जाती है। इसमें भी अमेंडमेंट आए पर आपके सिलेबस में कुछ भी अपडेटेड नहीं है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जुड़ गए नाम के लिए ताकि काम मांग सके कि देखो हमारी इतनी जगह फर्म है तो हमें ये काम दे दो, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ टॉल योर लोकेशन। भाई BSNL को टावर वेरीफाई करने, उन्होंने बोला जिसकी सब जगह फर्म्स होगी उन्हें देंगे। हम 50 फर्म इकट्ठी हो गए, हमने बोला देखो हम 50 सब जुड़े हुए हैं, हमारी सब जगह ऑफिस है, हमें काम दे दो। ICI ने बोला भैया नेटवर्क का मतलब क्या है? एक्चुअल में आपके बीच में क्वालिटी पॉलिसी शेयरिंग होना या कॉस्ट शेयरिंग हो या प्रॉफिट शेयरिंग हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि इकट्ठे हो गए काम लेने के लिए, तो नेटवर्क है। और ये नेटवर्क को आपको ICI के पास रजिस्टर कराना पड़ता है। एक साथ में सुन लो, इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फॉर्म ABCD है। सबसे पहले नेम अप्रूव करा लेना, ICI देखेगा उस नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं, अप्रूवल आ जाए उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप बता देना ये फॉर्म नेटवर्क का पार्ट है, फॉर्म भी दे देना, रजिस्टर हो जाएगा। चेंजेस इसी में चेंज करा देना, अपडेशन से करा लेना। एक बार रजिस्टर हो गया नेटवर्क तो आप अपने स्टेशनरी वेबसाइट सब जगह लिख सकते हो कि हम इस नेटवर्क का पार्ट है, तो आप नाम यूज कर सकते हो। उसे सॉलिसिटिंग क्लाइंट या वो नहीं माना जाएगा, परमिटेड है, एडवर्टाइजमेंट नहीं मानेंगे, अलाउड है। ये नेटवर्क का नाम ICI के पास रजिस्टर होगा तो इसके नाम के आगे एंड एफिलिएट्स लगाया जाएगा, ना कि एंड कंपनी और एंड एसोसिएट जो CA फर्म के साथ यूज होता है। ये नेटवर्क अपने आप में एक सेपरेट LLP कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, AOP बनाना चाह रहे हो कैसे भी बनाओ, में कोई दिक्कत नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक CA फर्म एक ही नेटवर्क का पार्ट हो सकती है। तो ऐसा नहीं है एक फर्म मल्टीपल नेटवर्क का पार्ट बन जाएगी। तो सर डेलॉइट तो ऑलरेडी एक इंटरनेशनल नेटवर्क है और हमारी फर्म उसका पार्ट बन सकती है क्या? तो इंटरनेशनल नेटवर्क भी ICI के पास रजिस्टर हो सकता है, फिर आप उसका भी पार्ट बन सकते हो, तो उसे यहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा।
बाकी नेटवर्क के फिर अपने बायलॉज होंगे, नियम होंगे, कायदे कानून होंगे, वो सब फॉलो करेंगे। ये सारी कहानी इतनी सबकी हुई है। रियली आई बिलीव मी, दिस इज नॉट रियली क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, क्योंकि सब चेंज हो गए और ये सब पुराना है। 16 में बोला गया, इसमें कुछ अमेंडमेंट आए थे। आईसीआई का नया लोगो है जिसमें सीए इंडिया लिखा हुआ है, आप ऐसे ही यूज़ करोगे, आड़ा तिरछा ऊपर नीचे टेढ़ा टेढ़ा नहीं करोगे। नया नया है, कभी भरोसा नहीं, पूछ लें कि भैया इसमें ब्लू कलर क्या बताता है, तो एक कॉर्पोरेट कलर है, क्रिएटिविटी, इंटीग्रिटी, नॉलेज बताता है। कभी एमसीक्यू आ जाए तो अच्छे से पढ़ लो। टिक मार्क ये विजडम बताता है, वैल्यू बताता है हमारे प्रोफेशन की, और टिपिकली हम यूज़ करते हैं, हमारा एक सिग्नेचर मार्क है एक तरह से। ग्रीन कलर प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, हार्मनी, फ्रेशनेस दिखाता है। तो बस आ जाएगा कि ब्लू कलर हार्मनी दिखाता है कि यार ट्रू और फॉल्स, इसी टाइप का कुछ। आप ये लोगों को जैसे वैसे ही यूज़ करें, कलर वगैरह चेंज मत करो, टिल्ट मत करना। 17 कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। पहले जब एलएलपी नहीं होती थी तो दिक्कत क्या होती थी, मैं कंसल्टेंसी देता था, सीए फॉर्म बना के, उसमें कुछ गलत देती तो मेरी पर्सनल लाइबिलिटी आ जाती थी। तो मैं चाहता हूँ कि यार क्यों दूसरे एमबीएस जब कंपनी बना के काम कर रहे हैं तो मैं नहीं कर सकता। तो आईसीआई ने बोला था कि एक सीए इन प्रैक्टिस चाहे तो एक कंपनी रजिस्टर कर ले जो सीएस की कंपनी होगी, आईसीआई के पास आके उसका नाम अप्रूव होगा, रजिस्टर करी जाएगी, और वहां से वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और अदर सर्विस जो हमने नोटिफाई की थी वो दे सकती है, प्रोवाइडेड वो कोड ऑफ एथिक्स के क्लॉज 6 और 7 फॉलो करेगी, एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करेगी। इसमें फिर सीए अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन गया तो कोई क्लॉज 11 की परमिशन नहीं है, क्योंकि इट इज एंगेज्ड इन द बिजनेस और ऑक्यूपेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो वेयर इज द प्रॉब्लम? बट आपको एथिकल गाइडलाइंस फुलफिल करना होगी, और इसे भी एक तरह का नेटवर्क फॉर्म का पार्ट माना जाएगा। तो जो नेटवर्क फॉर्म्स के ऊपर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट होती है वो सारी फुलफिल करना पड़ेगी ब्रीफ में। तो ये आपकी सारी क्या हो गई, 17 गाइडलाइंस हो गई आपकी, आखिरी कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। बीच में एक 9 नंबर की गाइडलाइन है, क्यों रखी है पता नहीं है। इसमें कहा गया है कि अगर आप किसी कंपनी का स्टार्ट ऑडिट कर रहे हो और उसमें आप दूसरी सेवाएं देना चाह रहे हो, तो जितनी स्टार्ट ऑडिट से फीस मिल रही है उससे ज़्यादा फीस दूसरे काम से नहीं मिलना चाहिए। यानी आपकी अगर स्टार्ट ऑडिट से 100 करोड़ रुपए फीस, ज़्यादा हो गया सर, 1 करोड़ फीस है, तो दूसरे काम की, सारे काम की मिला के 1 करोड़ फीस होना चाहिए। वो काम फिर आप करो, आपकी नेटवर्क फॉर्म करे, सब मिला जुला के। पर अब कंपनीज एक्ट का सेक्शन 144 तो दूसरे काम करने की परमिशन ही नहीं देता है, एक्सेप्ट टैक्स रिप्रेजेंटेशन या ऐसी कुछ सर्विसेज जो अपन ने पढ़ा था ना, कुछ एक लिस्ट ऑफ 8 सर्विसेज है जो प्रोहिबिटेड है। एक सी इन प्रैक्टिस जो ऑडिटर है, कंपनी ऑडिटर है, वो सीए प्रैक्टिस या सीए फर्म या उसकी एसोसिएट फर्म्स दे ही नहीं सकती। तो वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट क्लॉज है, वो फॉलो होएगा। ये क्या होगा? तो सर ये क्लॉज नॉन कॉर्पोरेट पे भी लगता होगा, तो पीएसयूज पे जरूर लगता है, उसके लिए रेलिवेंट है। बाकी कंपनीज एक्ट पे तो कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी भी कवर हो गई, लिस्टेड कंपनी हो गई। अदर पब्लिक कंपनी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ये सिर्फ उन पे लगता है। ये बोल रहा है कोई भी दूसरा काम, सर्विस, असाइनमेंट लोगे जिसकी रेम्यूनरेशन स्टैट्यूटरी ऑडिट की फीस से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे गिल्टी माना जाएगा। यहाँ पे आप या आपकी कोई एसोसिएट सीए फर्म काम ले रही है तो वो भी देखी जाएगी, कंसिडर की जाएगी, पर इससे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है तो वो फॉलो करेंगे। ध्यान रखना, इसमें अदर वर्क में अगर आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो, सर्टिफिकेशन या रिप्रेजेंटेशन वर्क कर रहे हो, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें आपकी फीस कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। और एसोसिएट कंसर्न में आपकी कौन कौन सी कंसर्न को एसोसिएट मानेंगे? जहाँ पार्टनर या आपका प्रोपराइटर या उसके रिलेटिव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ओन करते हो, आपके एसोसिएट कंसर्न। बाकी रिलेटिव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट जो 412 में डेफिनेशन है भाई। तो ये आईसीआई की कोई एक्ट पे, आईसीआई के मॉड्यूल में क्वेश्चन है, कंपनी ऑडिटर ने एमसीएस दिया, उसमें आंसर में 144 का रेफरेंस आना चाहिए, पर उन्होंने नहीं दिया और इसके बेसिस पे आंसर दे दिया है। तो आप एग्जाम में दोनों रेफरेंस दें कृपा करके, ये पर्टिकुलर क्लास के साथ ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसको आखिरी के लिए रखा। एंड देन फाइनली काउंसिल की एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस। काउंसिल बोलता है कि कुछ केसेस में हम आपको एडवर्टाइज करने की परमिशन देना चाहते हैं, जैसे कि प्रिंट, न्यूज़पेपर, मैगजीन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम। यहाँ पे आप टेक्स्ट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, न्यूज़पेपर में आपकी ऐड आ सकती है। क्या बात कर रहे हो सर? बस इसमें ये ध्यान रखना है कि ऐड के नॉर्म्स हैं जो आपको फुलफिल करना है, तो आप अपनी सर्विसेज एडवर्टाइज कर सकते हो काम मांगने के लिए। हाँ तो सर अभी तो एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है, ये बोला था, ये एक्सेप्शन है। तो अगर एक सीए फर्म है तो ये चीज़ें उसको देना है नहीं देना है, मेंबर है तो ये देना है नहीं देना है, लेकिन दोनों ही केस में उन्हें ये सारी नियम फॉलो करने। मैं आपको एक सांस में रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, सुन लो, तो इंपॉर्टेंट नहीं है।
कंपल्सरीली आपको मेंबरशिप नंबर या फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी फॉर्म के मेंबर के नाम के साथ देना है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो मेंबर, फॉर्म है तो फॉर्म, कंपल्सरी। सेकंड, आप अपनी क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हो, कॉन्टैक्ट एड्रेस, वेबसाइट, एस्टैब्लिशमेंट की डेट, क्या क्या सर्विसेज आप देते हो, किस तरह के असाइनमेंट आपने हैंडल किए, पार्टनर आपके कौन है, एम्प्लॉइज कितने। पर क्लाइंट का नाम और फीस नहीं दे सकते अनलेस लॉ की रिक्वायरमेंट है। कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, कोई अपने बड़ाई नहीं कर सकते। ये तो छोड़ो, डिजाइन में भी फॉन्ट साइज 14 से ज्यादा की फॉन्ट यूज नहीं कर सकते। पिक्चर सिर्फ पासपोर्ट स्टाइल के पार्टनर के, और कोई पिक्चर नहीं दे सकते। क्लाइंट के कोई टेस्टिमोनियल, बहुत बढ़िया हमारा सीए, ऐसी कोई बातें नहीं कर सकते। ऐसी ऐड देखनी है सूखी सूखी इंफॉर्मेटिव तो दे सकते हो, साइज पे और नंबर ऑफ टाइम्स ऐड देने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बस। देन वेबसाइट, सीए फॉर्म अपनी वेबसाइट बना सकता है, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट का नाम अपनी फॉर्म के नाम से मिलता जुलता, आगे इंडिया सिटी का नाम ऐसा कुछ करके बना दो। पर ये पुश मोड पे नहीं होगी जिससे लोगों को आप बुला रहे हो कि आपने व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर दिया कि हमने नई वेबसाइट खोली आ जाओ, या ईमेल भेज दिया। नहीं, ये पुश है कि बुला रहे हो लोगों को। विजिटिंग कार्ड पे भी लिख दिया विजिट अस एट xyzassociate.com, ये पुश मोड है, आप पुश कर रहे हो उसको कि आ जा मेरे पास, आ जा। नहीं होता है ना, अपन चौपाटी पे कहीं जाते हो, पाँव भाजी चले बड़े रहे, टिकिया टिकिया टिकिया, ऐसे नहीं करना है अपने। जिसको आना है वो आए। तो वेबसाइट आप बना सकते हो, फुल मोड पे बनाओगे, कलर, डिजाइन, पेजेस, साइज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आईसीआई से कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, जिस दिन तक अपडेटेड है वो इन्फॉर्मेशन दे, प्रोफेशनल काम के सारे आर्टिकल दे दे। क्लाइंट के साथ चैट करना है कर लो, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना। कोई भी ऐसी चीज नहीं दे सकते जो सीए से रिलेटेड नहीं है, कि रोज योगा का आसन दे दिया, वीडियो डाल दिया, उसके जोक्स सुना दिया। अपनी वेबसाइट पे दूसरी कोई वेबसाइट का लिंक मत दे देना, एक्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट आईसीआई की वेबसाइट जिनके साथ आईसीआई का एमओयू है, और गवर्नमेंट की वेबसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए की वेबसाइट पे लिंक सिर्फ आईसीआई रिलेटेड या गवर्नमेंट रिलेटेड वेबसाइट का है, दूसरों का नहीं है। आप अपनी वेबसाइट पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं ले सकते कि क्लिक किया तो टैक्समैन की वेबसाइट पे किताब खरीदने चले गया। दूसरे प्रोफेशनल वेब बॉडीज की वेबसाइट का लिंक परमिटेड है, जिसके साथ इंस्टीट्यूट का कोई टाइप है। बाकी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया income.tax.gov.in वाली वेबसाइट दे सकते हो, पर bsc.com.in नहीं दे सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं है। तो अपनी वेबसाइट में दूसरे लिंक नहीं दे सकते। तो क्या मैं अपनी वेबसाइट पे अपने सोशल मीडिया हैंडल के लिंक दे सकता हूँ क्या? नहीं, बोला ना, नहीं दे सकते। कोई भी दूसरे लिंक तो नहीं दे सकते। सर मजाक कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। हमारे सीए ने दे रखा है तो देने दो, एग्जाम में मत देने देना। अपनी वेबसाइट में सोशल मीडिया हैंडल के लिंक नहीं दे सकते, क्योंकि लॉजिकल सी बात है, अगर वो अलाउ किया तो जो जो वेबसाइट में प्रोहिबिटेड है वो इन्फॉर्मेशन वहां डाल दो और उसका लिंक यहाँ डाल दो। सर्च इंजन में लिस्टिंग करा लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें नाम अपनी फर्म का शेयर का इस तरह का यूज करना, पर ऐसा नहीं मैनेजमेंट कंसल्टेंट के कीवर्ड में आपका नाम आ रहा है। वेबसाइट का एड्रेस बता दिया कैसा होना चाहिए। कुछ चीजें होम पेज पे नहीं आएगी, स्क्रॉल या क्लिक करने पे ही आएगी। क्या क्या सेवाएं आप देते हो? कि हम टैक्स में काम करते हैं, असाइनमेंट हमने अपील्स हैंडल करी हैं ट्राइब्यूनल लेवल तक की, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, पार्टनर का, आपके एम्प्लॉय का, और नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स। ये फ्रंट पेज पे नहीं है, थोड़ा अंदर आ जाए तो सही रहेगा। फोटो वोटो पासपोर्ट स्टाइल आ सकते हैं मेंबर्स के, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या नहीं दे सकते? क्लाइंट का नाम, फीस, जब तक लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। लोगो, फोटोग्राफ, एडवर्टाइजमेंट कुछ भी नहीं। फोटो अपने खुद के पासपोर्ट स्टाइल दे सकते हो, होम पेज पे भी चलेगा। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे सकते हैं? नाम दे दो, मेंबर की एड्रेस, ईमेल आईडी दे दो, पार्टनर के नाम, क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉय के नाम, क्वालिफिकेशन, जॉब्स, वैकेंसी, पासपोर्ट स्टाइल, आपके फोटोग्राफ। पर ऐसा नहीं पोर्टफोलियो खींचा लिया अपन ने, ऐसे अलग अलग टाइप के। सर वापस करो ना एक बार। हाइपर लिंक्स दे सकते हो, प्रोफेशनल इंटरेस्ट के आर्टिकल, बुलेटिन बोर्ड यानी नोटिस बोर्ड अपडेट आ रही है वो, चैट रूम्स हो सकती है, कब तक अपडेटेड है। आईसीआई का कॉमन लोगो, खुद का कोई लोगो मत बनाना। आईसीआई से कॉन्ट्राडिक्ट मत करना। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट यहाँ भी अलाउड है, वो वहाँ भी अलाउड था। कहाँ पे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट पे, पर विजिटिंग कार्ड पे अलाउड नहीं। एजुकेशनल वीडियोस प्रोफेशनल टॉपिक्स के दे सकते हो। कैन प्रोवाइड लिंक ऑफ इट्स पेज ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट बट कैन नॉट सॉलिसिट पीपल टू विजिट और लाइक। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? अब ये समझाने के लिए मैं आपको ये पूरा समझाता हूँ। देखो,
आप क्या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बना सकते हो? हाँ, क्या मैं उसमें अपना खाता बना के एक सीए फर्म अपना सोशल नेटवर्क पे इंस्टाग्राम पे पेज बना सकती है? हाँ, पर वहाँ पे फर्म का नाम नहीं देना, इंडिविजुअल नाम से बनाओ। एजुकेशनल वीडियो दे सकते हो अपने नाम से, फर्म के नाम से नहीं। वैल्यू एडेड कंटेंट दे सकते हो अपने नाम से, फर्म के नाम से नहीं। सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रीफिक्स या डेजिग्नेशन यूज कर सकते हो, हाँ, पर ये यूज करके आईसीआई की बुराई मत करना, आईसीआई ने बोला है, नहीं तो हम एक्शन ले लेंगे। तो अब आप समझो, क्या मैं अकाउंट या पेज रख सकता हूँ फेसबुक लिंक्डइन में, फर्म हो या सीएन प्रैक्टिस हो, दोनों रख सकते हैं। इंडिविजुअल रखेगा तो अपने नाम पे रखे, फर्म के नाम पे नहीं। क्या मैं लिंक अपनी वेबसाइट और वेब पेज का उधर दे सकता हूँ? हाँ, यानी कि इंस्टाग्राम के मेरे पेज में वेबसाइट का लिंक आ सकता है कि किसी ने इंस्टाग्राम में मुझे देखा तो वहां से वो मेरे वेबसाइट पर आएगा, क्योंकि लोग मुझे ढूंढेंगे कैसे, तो हो सकता है इंस्टाग्राम से ढूंढ के वेबसाइट पे चलेगा, पर मैं लिख नहीं सकता विजिटर्स एट माई वेबसाइट। पर क्या मैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे दे सकता हूँ? नहीं, यानी वेबसाइट पे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का लिंक नहीं आ सकता, पर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे मेरा लिंक आ सकता है। तो मेरे इंस्टा अकाउंट में मैं मेरी वेबसाइट का लिंक दे सकता हूँ अगर मैं सीएन प्रैक्टिस और मेरी वेबसाइट है फॉर्म की, तो पर मेरी फॉर्म की वेबसाइट पे इंस्टाग्राम का लिंक नहीं हो सकता। एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वेबसाइट पे आप दे सकते हो, नहीं दे सकते। कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर सालाना एक एनुअल मेंबर्स से फॉर्म भरवाया जाता है कंफर्मेशन ऑफ डिटेल का, उसमें आपकी वेबसाइट का एड्रेस अपडेटेड नहीं है तो अपडेट कर देना बस। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से क्या सीए सेवाएं दे सकता है, कंसल्टेंसी दे सकता है, वहाँ पे बोल सकता है हम चार्टेड अकाउंटेंट है। फॉर्म दे रही है तो फॉर्म भी दे सकती है, बट ये ध्यान रखें कि आप वहाँ से अपना खुद का कॉन्टैक्ट एड्रेस देके काम नहीं लेके आ सकते। अगर सीए फर्म वो सर्विसेज दे रही है तो अपने फर्म के नाम के आगे चार्टेड अकाउंटेंट सफिक्स ना लगाए, यानी मेहता एंड एसोसिएट है से इतना चलेगा, पर मेहता एंड एसोसिएट चार्टेड अकाउंटेंट नहीं चलेगा। कोई भी टेलीफोन डायरेक्टरी में आपको अपना नाम छपाना है छपा लो, पैसे देके छपाना है छपा लो, पर दूसरों के नाम से ऊपर नाम लाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना। इन्फॉर्मेशन वही जाएगी जो आपकी है और सबकी जा रही है, एक्स्ट्रा पैसे देके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। फोटो सबके जा रहे हैं, आपके भी चले जाएं, वो लॉजिक है। ध्यान रखना कि उसी शहर में जहाँ पे आपके ऑफिस है मेन या ब्रांच, वहीं पे होगी, और चार्टेड अकाउंटेंट सारे जहाँ आ रहे हैं वहीं पे आप अपना लिस्ट कराना है। ऐसा नहीं कि आप प्रोजेक्ट फाइनेंस कराते हो तो उसकी कोई अलग कैटेगरी में लिस्ट करा ली। और ये डायरेक्टरी सबके लिए ओपन होना चाहिए, पर कोई ऐसी डायरेक्टरी है जो लिमिटेड सर्कुलेशन या कुछ ही लोगों के लिए, तो आप अपना डिस्क्रिप्शन अप्लाई करो कि देने में कोई बुराई तो नहीं है, ये मार्केटिंग का जरिया तो नहीं है, तो आप कर सकते हो। इसे हुज हु डायरेक्टरी बोलते हैं। किसी भी केस में क्लाइंट का नाम फीस नहीं देना है। प्रेस में कई बार आपको स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए या लिक्विडेटर हो तो क्लाइंट के बिहाफ पे, या अगर आप कंसल्टेंसी दे रहे हो प्लेसमेंट कंसल्टेंसी, तो जॉब रिक्रूटमेंट करने के लिए पेपर में ऐड देना पड़ सकती है, फर्म के नाम पे दे सकते हो। पर ये एडवर्टीजमेंट में अपना नाम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट या अपनी बड़ाई नहीं करना। तो वेल नोन फर्म ऐसी बड़ाई करना, ये सब अलाउड नहीं है। ये फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो, कभी क्वेश्चन नहीं आता तो स्किप ही कर दो, कोई मतलब नहीं है। और एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन अलग अलग क्लॉजेस से रिलेटेड है, ये देख लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा अपना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इक्विटी रिसर्च एडवाइजर हो सकता है, पर रिटेल रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकता। अपने नाम पे रिपोर्ट पब्लिश नहीं करते, ये इक्विटी रिसर्च वाले लोग रिपोर्ट पब्लिश करके बेचते हैं, वो अलग बिजनेस माना जाता है। आप रिसर्च करिए, पर रिपोर्ट पब्लिश करने का बिजनेस सेपरेट बिजनेस है, स्पेशल परमिशन लगेगी। आप डीएससी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बन सकते हो। किसी भी केस में आप बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से चार्जेस, कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते, भले ही वो फिक्स चार्ज भी मिल जाए आपको कि प्रोडक्ट बेचो नहीं बेचो इतना पैसा देंगे, नहीं। ये सब बेचने के तरीके। ये पेन फेलिसिटेशन सेंटर वगैरह जो होते हैं, ये सब सीएन प्रैक्टिस नहीं ले सकता, ये एक अदर बिजनेस है। सिमिलरली कस्टम लाइसेंस या कस्टम एजेंट नहीं बन सकते, अदर बिजनेस है। अदर नहीं ले सकते मतलब स्पेशल परमिशन लगेगी, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, छोड़ दीजिए। अगर एक सीए अपने आप को माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में रजिस्टर करना चाहता है भारत सरकार के, तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्या विजिटिंग कार्ड पे लिख सकते हैं रजिस्टर्ड एमएसएमई, आईएसओ सर्टिफाइड? कुछ भी नहीं। रजिस्टर करने में प्रॉब्लम नहीं, आईएसओ लेने में दिक्कत नहीं है, पर इसको टैगलाइन की तरह यूज नहीं करना है। अगर आप सीएन प्रैक्टिस हो और आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, यानी सिंप्लिसिटर डायरेक्टर, तो कृपा करके कंपनी के कोई फॉर्म वॉर्म आप साइन मत करना, क्योंकि वो करोगे तो फिर आपको एग्जीक्यूटिव मान लिया जाएगा। तो ये एंगेजिंग इन एनी अदर बिजनेस ऑक्यूपेशन हो गया, क्लॉज 11(1)(1) अट्रैक्ट हो जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी का अपन ने डिस्कस कर लिया, ऑनररी पोजीशन एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं।
ये बहुत अच्छा एक सॉर्टेड एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का क्लास वाइज पब्लिकेशन है काम करके। कोई नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कोऑपरेटिव बैंक में और एज एन ऑडिटर इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ पे, तो क्या बन सकता है? हाँ, अगर वो डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी प्राइमरी बैंक अदर बैंक किसी में भी। आप ट्रेडमार्क या पेटेंट अथॉरिटी नहीं बन सकते, आप एडवाइजरी दे दो, पर उनके भी आप पे रजिस्ट्रेशन कराना, पेटेंट सर्टिफाई करना, कोर्ट में केस लड़ना, ये सब अलाउड नहीं। तो यू कैन नॉट वर्क एज एन अटॉर्नी, ये अदर बिजनेस ऑक्यूपेशन है, परमिशन लो फिर करो। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक अपन ने डिस्कस कर लिया। आप गिफ्ट सिटी में अपना ऑफिस सेटअप करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को आप सर्विस देना चाह रहे हो, आईएफएससी में आप सेटअप करना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। इंडिपेंडेंस वाला ओपिनियन नहीं देना अगर आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। तो आप ऑडिटर ऑफ ट्रस्ट हो सकते हो अगर आप मेंबर ऑफ ट्रस्ट हो, अनलेस लॉ में प्रोहिबिशन है, ये अमेंड हुआ था। अगर आप स्टार्ट ऑडिट कर रहे हो बैंक का, तो उसका स्टॉक ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट कुछ भी नहीं कर सकते। कोई सीए फर्म पीएफ ट्रस्ट की इंटरनल ऑडिटर है, तो ऑब्वियस सी बात है उसी पीएफ ट्रस्ट का आप स्टार्ट ऑडिट नहीं करोगे। अगर आप कॉन्करेंट ऑडिटर हो एक्स के और उसकी स्पॉन्सर्ड रीजनल रूरल बैंक के वाई, तो होल्डिंग का कॉन्करेंट ऑडिटर सब्सिडरी का स्टार्ट ऑडिटर नहीं हो सकता। अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो कंपनी के और स्टार्ट ऑडिटर हो पीएफ के, तो वो चलेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कंपनी का पीएफ के ऊपर क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट, वो पैसा एम्प्लॉइज का है, तो वो चलेगा, एक्ट कर सकते हो। इंटरनल ऑडिटर कंपनी का शेयर खरीदे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट इंटरनल ऑडिटर के लिए एग्जम्प्टेड है। आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन कंपनी के बन सकते हो अगर आप एज एन ऑडिटर इंटरेस्टेड नहीं हो तो। एक सीएन प्रैक्टिस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है। He or a firm in which he is a partner should not accept appointment as start auditor of a company जहां पे joint venture of original company है। तो आप किसी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो आप उस कंपनी में, उसकी सब्सिडरी में और जॉइंट वेंचर में ऑडिटर नहीं बनोगे। अपन ने पढ़ा था होल्डिंग में आप डायरेक्टर हो तो सब्सिडरी का ऑडिट मत करना, अब ये भी पढ़ लो कि उसके जॉइंट वेंचर का भी ऑडिट मत करना। आप टैक्स ऑडिटर हो तो आप इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन नहीं कर सकते। इनकम टैक्स एक्ट में अलाउ किया है, पर आईसीआई ने बोला हम नहीं करना चाहेंगे। सर, इनकम टैक्स ने डिसअलाउ किया है तो आईसीआई ने बोला इसलिए हम नहीं करना चाहेंगे, पर अगर लॉ परमिट करे तो फिर हमें असेस करना पड़ेगा इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट मीट होती है, कुछ वो नहीं है। ये पढ़ लिया अपन ने कि डायरेक्टरशिप छोड़ने के 2 साल तक ऑडिट नहीं करना। अगर आप कॉन्करेंट ऑडिटर हो किसी ब्रांच के और आपको बोला है कि उस ब्रांच का LFAR बना के दे दो, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, तो अगर उस ब्रांच का स्टार्ट ऑडिट नहीं हो रहा है तो आप बना के दे सकते हो, ये भी एक तरह का इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट होगा, पर एज अ स्टार्ट ऑडिटर आप उसका कॉन्करेंट ऑडिट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है, कॉन्करेंट ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर सेम नहीं हो सकते। अगर कोई सोसाइटी में आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर ऑनररी पोजीशन होल्ड कर रहा है मैनेजमेंट कमेटी में, तो कि मैनेजरियल पर्सन जैसा हो गया, सिग्निफिकेंट सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो गया, तो बोला है ऑडिट नहीं एक्सेप्ट करना। सिमिलरली आप अगर ऑडिटर हो तो आप कंपाइलेशन का काम एक्सेप्ट नहीं कर सकते उस एंटिटी का, क्लियर है एकदम। एक एजेंसी फॉर स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग होती है, तो इट इज नॉट परमिसिबल फॉर मेंबर टू बी अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ बैंक टू एक्सेप्ट असाइनमेंट ऑफ एजेंसी ऑफ स्पेशल मॉनिटरिंग ऑफ अ कस्टमर ऑफ सेम बैंक साइमल्टेनियसली। तो मैंने किसी को लोन दिया, मैं चाहता हूँ बैंक को लोन दिया है उसको मॉनिटर करना चाहता हूँ, तो मैं मेरे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को उसके लिए अपॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैं बैंक को सर्विस दे रहा हूँ, तो ये एक तरह का इंटरनल ऑडिट हो गया। इंटरनल ऑडिटर और प्रोक्योरमेंट ऑफिसर साइमल्टेनियसली एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकते, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो फिर ऑडिट कर रहे हो तो परमिशन ले होगा सी। ये आईसीआई ने अभी तक लागू किया नहीं है, बट ये अमेंडमेंट हो चुका है, बोला नहीं है आरटीपी में या मॉड्यूल में, पर आप सुन लो अच्छे से, आखिरी तक जो सुनते हैं उनको कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। इट इज़ नॉट परमिसिबल फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू प्रिपेयर BRSR रिपोर्ट। तो अब 1000 लिस्टेड एंटिटी को BSR रिपोर्ट बनानी है, वो रिपोर्ट बनाने का काम कौन करेगा? तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है अगर,
और मुझे BRSR का ऑडिट दिया जा रहा है तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। पर BRSR बनाने को बोल रहे हैं तो भैया मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाने का काम नहीं करूँगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, अदर डॉक्यूमेंट है। उस पर एडवाइस चाहिए मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं उसका ऑडिटर नहीं हूँ। अगर ऑडिटर हूँ तो एडवाइस भी नहीं दे पाऊंगा, सर नहीं समझ में। तो देखो, आप जिस कंपनी के ऑडिटर हो, लेट्स से मैं रिलायंस का कंपनी ऑडिटर हूँ, चतुर्वेदी, तो RIL की BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करने का काम मैं नहीं ले सकता, पर उसका ऑडिट अगर मुझसे कराया जा रहा है तो उसे बोलते हैं उस पर अश्योरेंस लेना, जो कि अब कुछ एंटिटीज के लिए अलाउड है, कंपलसरी है, तो वो कंपनी ऑडिटर दे सकता है। और अगर मुझे उससे कुछ कंसल्टेशन लिया जाए BRSR बनाने में तो मैं वो भी दे सकता हूँ, प्रोवाइडेड मैं BRSR का ऑडिटर नहीं। तो मैं एडवाइजरी सर्विसेज दे सकता हूँ और अश्योरेंस प्रोवाइडर ऑफ BRSR कोर हो सकता हूँ, जो कि कंपलसरी है टॉप 250 लिस्टेड कंपनीज के लिए, वो चैप्टर 18। शेड्यूल 2(1)(10) में बात की गई है कोई भी क्लाइंट का पैसा मिले तो अलग से डालना। तो यहाँ पे एक चीज़ स्पेसिफाइड की गई है कि क्लाइंट ने अगर आपकी फ़ीस पे नहीं की है तो उसकी बुक्स आपके पास रखी है तो अब आप उस पर लीन नहीं मार्क कर सकते, उसको लौटाना पड़ेगा। ऐसा ECI ने क्लैरिफाई कर दिया है कि नॉन पेमेंट ऑफ फीस पे अब लीन लेने के पावर्स नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंडेटनेस 1 लाख का क्या था वो अपन ने डिस्कस कर लिया। अगर बैंक में मेरा एक फिक्स डिपॉजिट है जिसके अगेंस्ट में मैंने लोन लिया है, तो मेरा कहना है 10 लाख का FD है, उसके अगेंस्ट में 6 लाख का लोन लिया और मुझे स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया, तो क्या दिक्कत है? मेरा पैसा तो ज़्यादा ही जमा है ना, नहीं चलेगा। इंडेटनेस तो है ना आपकी, भले ही आपको उससे ज़्यादा पैसा जमा है सिक्योरिटी के रूप में, माना जाएगा 1 लाख से ज़्यादा की इंडेटनेस से ऑडिट नहीं कर सकते। अग्री की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिए। इंटरनल ऑडिटर पे इंडेटनेस वाले नियम नहीं लगते, वो सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए है। ये कुछ एक्स्ट्रा SJ ज्ञान है, ये कहीं पर दिया हुआ नहीं है, रिसेंट FAQs हैं, ऐसे कि आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। एंड आखिरी में सारे शेड्यूल के क्लॉजेज आपको एक साथ दिए गए हैं विद ऑल दी एक्सेप्शंस एंड एवरीथिंग। बार बार रिवाइज करने के लिए आपको यहाँ से रिवाइज करना है। दिस कंप्लीट्स योर 100% रिविजन ऑन कोड ऑफ एथिक्स। थैंक यू डार्लिंग।